ठीक है। अच्छा बच्चों, आज आप लोगों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और इसके साथ गायनी और ऑप्स का पहला लेक्चर है। एक बात जो आप लोगों ने समझनी है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम और गायनी ऑप्स के अंदर से वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोगों ने ये देखना होता है कि मोर देन 90% जो बच्चे होते हैं ना, वो गायनी ऑप्स को तो कवर कर लेते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो एम्ब्रियो और उसकी जो एनाटॉमी होती है ना, उसको समझने में वो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। उसका उनको पता ही नहीं चलता कि हाँ जी जनाब, इसकी एम्ब्रियो और एनाटॉमी के अंदर चीज़ें क्या हैं। ठीक हो गया? तो आज हम एक-एक चीज़ को फुल डिटेल के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन-कौन से पॉइंट्स होते हैं, कौन-सी चीज़ें हैं जो आपकी इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक हो गया बच्चों? तो सबसे पहले आपका जो है वो हम देखने लगे हैं कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होती है। ये कब देखते हैं, क्या होता है? अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर बच्चों आपको इस बात का पता होना चाहिए कि सबसे पहले अब आपने इस तरह सोचना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम ये देखते हैं, ये क्या बच्चों? ओवम है, ठीक है? तो ओवम जो होता है, वो क्या होता है? एक तरह का एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते होते हैं ओवल्यूशन। ओवल्यूशन प्रोसेस के अंदर ओवरी से एक अंडा पैदा होता है और उस अंडे का नाम क्या होता है? आपने कहा ना ओवम कहते होते हैं। और ये ओवम जो होता है वो कौन-सा होता है? सेकेंडरी oocyte की फॉर्म के अंदर आ जाता है। जैसे ये सेकेंडरी oocyte आपकी फ़्लोपियन ट्यूब के अंदर आता है, तो आप सबको यहाँ पर एक बात का पता होगा बच्चों कि आपकी फ़्लोपियन ट्यूब के अंदर एक रीजन होता है और उस रीजन को हम कहते होते हैं एम्पुला रीजन। क्या कहते हैं? एक तरह का एम्पुला रीजन। जब हम एक तरह का एम्पुला रीजन कहते हैं, तो उस एम्पुला रीजन के अंदर आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी होती है बच्चों कि इसी एम्पुला रीजन के अंदर आपकी क्या होती है? आपके स्पर्म्स आते हैं। स्पर्म्स और ओवम ये दोनों आपस में मिलते हैं। जब स्पर्म्स और ओवम दोनों आपस में मिलेंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा? आपने कहना फर्टिलाइजेशन होती है। तो डे 1 के अंदर क्या हुआ? आपने कहना जैसे फर्टिलाइजेशन हुई तो डे 1 के अंदर आपको जो चीज़ बनती है उसको हम कहते होते हैं ज़ाइगोट। क्या बनता है? एक तरह का ज़ाइगोट कहते होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपने ये कहना है बच्चों कि एक तरह का अगर कभी भी आप लोगों से ये पूछा जाए कि आपका जो फर्टिलाइजेशन और अर्ली फीटल डेवलपमेंट की जो हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो बात करते हैं उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं, तो हमने ये कहना होता है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहला जो बात होती है वो ये है बच्चों कि आपने कहना है कि पहले नंबर पे क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। और इसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि कब फर्टिलाइजेशन होती है, आपने कहना डे 0 के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। क्या होती है? डे 0 के अंदर। यहाँ पे डे 0 लिखा हुआ है बच्चों, ये फर्टिलाइजेशन के साथ। तो आपने कहना है कि डे 0 के अंदर क्या होती है? एक तरह की फर्टिलाइजेशन होती है बच्चों। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डे 0 के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो किस तरह होती है? आपने सिंपल वर्ड्स के अंदर बच्चों ये कहना है कि जो अंडा होता है वो फीमेल की ओवरी से रिलीज़ होता है। वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर आता है और जिस रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर आएगा उसको हम कहते होते हैं कि हाँ जी जनाब, उसको हम कहते हैं एक तरह का फ़्लोपियन ट्यूब। ठीक है? क्या कहते हैं? एक तरह का फ़्लोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक हो गया? तो आपने पहला जो काम करना होता है वो क्या है? आपने कहना है कि जो आपका एग है, क्या होता है? एक तरह का एग है, ये आया। उसके बाद आपने कहना है एग कहाँ आता है? एम्पुलर रीजन में। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप क्या कहते हैं? एक तरह का स्पर्म आता है। एग और स्पर्म दोनों आपस में आते हैं। ये एग और स्पर्म दोनों आपस में मिलके आपने कहना है कि आपका प्रोसेस करते हैं जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। और इसके नतीजे में जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसके नतीजे में क्या बनता है? आपका ज़ाइगोट बनता है। क्या बनता है? एक तरह का ज़ाइगोट बनता होता है बच्चों। अब इस ज़ाइगोट के अंदर आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कभी भी ये देखें कि इसके अंदर क्या होगा, ये कब हो रहा है? डे 0 के अंदर हो रहा है। उसके बाद डे 0 की फर्टिलाइजेशन के बाद जब आपका ज़ाइगोट बनेगा, ये फिर डे 1 हो गया बच्चों। इसके बाद आपका जो ज़ाइगोट उसकी डिवीजन होना शुरू हो गई। आपका सेल जो है वो 2 में डिवाइड हुआ। 2 से जनाब आपका 2 जब 2 से तीसरा दिन होगा फिर और फर्दर ये डिवाइड होगा। और ये डिवाइड होता-होता आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब, ये इतना डिवाइड होता है कि ये आपका 16 सेल स्टेजेस के ऊपर डिवाइड हो जाता है। मतलब ये आपका सेल है, ये पहले 4 के अंदर डिवाइड हुआ, उसके बाद ये फिर फर्दर डिवाइड होता-होता ये कितनी स्टेजेस बनाता है? आपने कहना 16 स्टेजेस बनाता है। जब आपका 16 सेल स्टेजेस बनाता होता है, आपने ये कहना होता है कि तब हम इसका एक नाम देते होते हैं और इसको हम कहते होते हैं कि इसका जो नाम होता है उसको हम कहते हैं मरूला। क्या कहते हैं? एक तरह का मरूला कहते हैं बच्चों। तो आपको ये बात का पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, कि फॉर एग्जांपल कि एक तरह का ये सेल जो है वो एक तरह का आपका ज़ाइगोट बना सेल जो था वो डिवाइड हो रहा था। ठीक हो गया? आपका 4 में डिवाइड हुआ, उसके बाद जनाब आपका 8 में डिवाइड हुआ, 8 से बाद जनाब आपका 16 में डिवाइड हुआ। जब ये सेल आपका 16 सेल के अंदर डिवाइड होगा तो इस कंडीशन को हम क्या कहते होते हैं? एक तरह का
मरूला कहते हैं बच्चों। तो अगर कोई भी बंदा ये पूछे कि मरूला आपका कब होता है, आपने कहना होता है कि डे 4 के अंदर आपका मरूला बन जाता होता है। कब बनता है? एक तरह का डे 4 के अंदर मरूला बनता है और इसके अंदर कितनी सेल की डिवीजन होती है? आपने कहना 16 सेल की डिवीजन हो रही होती है, ठीक है, नंबर 1। तो बच्चों हमने अभी तक क्या देखा? हमने ये बात की कि देखो बच्चों, पहले नंबर पे अगर फॉर एग्जांपल आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ओवम जो है वो रिलीज हुआ, ठीक हो गया। ओवम ये रिलीज होके स्पर्म्स जो हैं वो आपके एम्पोलर रीजन पर आए। जैसे ही एम्पोलर रीजन पे ओवम स्पर्म्स आपस में आते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है डे 0 के ऊपर। उसके बाद आपने कहना है डे 1 के ऊपर जो है वो ज़ाइगोट आपका फर्टिलाइजेशन से ज़ाइगोट बन के उसके बाद आपने कहना है कि सेल की डिवीजन होना शुरू हो जाती है। जैसे क्लीवेज प्रोसेस होता है यानी कि सेल की डिवीजन होती है, माइटोसिस प्रोसेस होता है। तो इसके नतीजे में क्या होगा? आपने कहना है कि जो आपका जो सेल होगा वो 16 सेल स्टेजेस के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही 16 सेल स्टेजेस के ऊपर डिवाइड होगा तो इसका एक नाम देते होते हैं और उस स्टेज को हम कहते होते हैं मरूला। क्या कहते हैं? एक तरह का मरूला कहते हैं। और अगर कभी भी आपसे पूछा जाए बच्चों का मरूला कब बनता है, तो आपने कहना होता है कि डे 4 के ऊपर आपका मरूला बनता है बच्चों। इसके बाद आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब, कि इस मरूला के अंदर आपका फ्लूइड इंटर होता है। जब इस फ्लूइड आपका मरूला के अंदर ये देखें, ये फ्लूइड लाइक इंटर हो गया। जब ये फ्लूइड इंटर हो गया तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये आपका मरूला एक और स्ट्रक्चर के अंदर तब्दील हो जाता है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं? एक तरह का बच्चों, आपने कहना है ये एक और स्ट्रक्चर के अंदर तब्दील होता है जिसको आपने कहना है एक तरह का ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं बच्चों। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, आपने कहना है कि ये ब्लास्टोसिस्ट बेसिकली आपकी दो लेयर्स के ऊपर मुश्तमल होता है। एक जो लेयर होती है इसको आप कहते हैं इनर सेलर लेयर, एक क्या कहते हैं? एक तरह का इनर सेलर लेयर। और दूसरी जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का आउटर लेयर कहते होते हैं। क्या कहते हैं? एक तरह का आउटर लेयर कहते हैं। जो आपकी इनर लेयर होती है बच्चों, वो क्या होती है? वो जनाब आपने कहना होता है कि ये आपकी जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो ब्लास्ट। क्या कहते हैं? एक तरह का एम्ब्रियो ब्लास्ट। इसको आपने ये कहना एम्ब्रियो ब्लास्ट कहते हैं, जो कि बेसिकली क्या काम करती होती है? एम्ब्रियो बनाती है। क्या बनाती है? एक तरह की एम्ब्रियो बनाती है बच्चों। जो दूसरी लेयर होती है जिसको हम कहते होते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ये आउटर लेयर जो होती है इसका नाम होता है बच्चों ट्रोफोब्लास्ट। क्या होता है? एक तरह का ट्रोफोब्लास्ट। और ये क्या बनाती है? आपका प्लेसेंटा बनाती है। क्या बनाती है? एक तरह का प्लेसेंटा बनाती है बच्चों। तो आपने अभी क्या देखा? आपने ये कहना है बच्चों कि डे 5 के अंदर आपका जो मरूला होता है इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है। जब इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनती है तो इसके अंदर आपने ये कहना होता है कि इसका एक नाम बन जाता है जिसको हम कहते होते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के फर्दर कितने लेयर्स होती हैं? दो। जो एक लेयर होती है जिसको आप इनर लेयर कहते हो, और इनर लेयर का दूसरा नाम क्या होता है? आपने कहना एम्ब्रियो ब्लास्ट। एम्ब्रियो ब्लास्ट वो होती है जो कि एम्ब्रियो बनाती होती है। उसके बाद आपने कहना आउटर लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट जो होती है वो क्या बनाती है? आपने कहना प्लेसेंटा बनाती है बच्चों। तो आपने कहना है प्लेसेंटा बनाती है। अब देखो बच्चों, ये यहाँ पे लगी, अभी यहाँ पे मरूला ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के अंदर यहाँ पे आपने कहना एडहीजन एक तरह की हुई है बस। उसके बाद बच्चों आपने ये कहना है कि जब डे 6 से 10 डेज होते हैं, 6 से 10 दिन के अंदर, कब होता है एक तरह का? 6 से 10 दिन के अंदर क्या होगा? आपने कहना है कि अब देखो यही जो बच्चा है वो जनाब एंडोमेट्रियम के अंदर धंस रहा है कि नहीं धंस रहा है? ये एंडोमेट्रियम के अंदर जा रहा है, ये आपकी एंडोमेट्रियम है। तो अब बच्चा एंडोमेट्रियम के अंदर चला गया, यहाँ से देखो आपके एंडोमेट्रियम के अंदर चला गया। तो बच्चों आपने कहना होता है कि आपका वो प्रोसेस जिसके अंदर आपका जो बच्चा होता है वो एंडोमेट्रियम के अंदर हो जाए इम्प्लांट, तो इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं? एक तरह का इम्प्लांटेशन प्रोसेस। और ये कब होता है? 6 to 10 डेज के अंदर होता है बच्चों। उसके बाद आपने कहना है कि जो मैंने आप लोगों को नाम बताए थे बच्चों, जो आउटर लेयर होती है उसका नाम क्या था? ट्रोफोब्लास्ट था। जो इनर लेयर थी उसका नाम क्या था? एम्ब्रियोब्लास्ट था। तो आपने कहना होता है कि आपकी जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो फर्दर आपकी दो लेयर्स के अंदर डिवाइड होती है जब ये आपका इंप्लांटेशन का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर देखें कि ट्रोफोब्लास्ट जो होती है वो फर्दर दो कौन सी का टाइप्स के अंदर डिवाइड होती है। आपने कहना है कि एक जो टाइप होती है उसको आप कहते होते हो साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या कहते हैं? एक तरह का साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हो। और जो दूसरी टाइप होती है इसको आप ये कहते होते हो बच्चों, आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब संसीशियोट्रोफोब्लास्ट। क्या कहते हैं? एक तरह का संसीशियोट्रोफोब्लास्ट कहते होते हैं। तो आपने कहना ट्रोफोब्लास्ट की फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक को आपने क्या कहना होता है? ट्रोफो साइटोट्रोफोब्लास्ट। और दूसरे नंबर पे आपने क्या कहना होता है? संसीशियोट्रोफोब्लास्ट। जो आपकी लेयर आपकी एंडोमेट्रियम के अंदर धंसी जाती है इसको हम कहते होते हैं संसीशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक हो गया बच्चों? अब बच्चा जो है वो आपकी एंडोमेट्रियम के अंदर इंप्लांट हो गया। अब देखें जैसे ही बच्चा एंडोमेट्रियम के अंदर इंप्लांट हो गया तो इसका मतलब फीमेल क्या है? प्रेग्नेंट है। ठीक हो गया? अब एक नॉर्मल अगर ये पूछा जाए कि फीमेल के अंदर जो बच्चा जो इंप्लांट होता है वो कहाँ पे होता है, तो आप क्या कहोगे? एंडोमेट्रियम के अंदर। और अगर एंडोमेट्रियम के अंदर हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? आपने कहना है कि इसको आप कहते होते हो कि ये जनाब आपकी एक तरह की नॉर्मल साइट है।
अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को आप ये देखो कि ये एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट ना हो, बल्कि ये इम्प्लांट एंडोमेट्रियम के अलावा किसी और जगह पे हो रहा है, तो क्या वो ठीक है या गलत है? शाबाश बताइएगा बच्चों। आपने कहना है कि वो चीज जो है वो गलत है, ठीक हो गया। अब देखें, जो जनाब वो चीज जो होती है वो गलत होती है, तो आपने कहना होता है कि इस कंडीशन को जिसके अंदर आपका जो बच्चा होता है वो एंडोमेट्रियम के अलावा किसी और जगह पे इम्प्लांट हो जाता है, इस कंडीशन को हम कहते होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या कहते हैं तना का? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और अगर कभी भी ये पूछा जाए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर जो मोस्ट कॉमन साइट है वो कौन सी है, तो आपने कहना होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो आपकी, आपने ये कहना है कि वो कौन सी होगी, आपने कहना एम्पूला रीजन होती है। ये आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपने कहना एम्पूला रीजन। ये एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि डे 6 से लेके 10 के अंदर क्या होता है, डे 6 से लेके 10 के अंदर आपने कहना होता है कि आपकी जो यूट्रस होती है यहाँ पर आपकी एंडोमेट्रियम की एक तरह की इंप्लांटेशन होती है, आपने कहना है। और वहां पे आपने कहना है जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं वो फर्दर दो टाइप्स के अंदर डिवाइड होते हैं। एक को हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, दूसरे को आप कहते हैं एक तरह का सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। सेंसिशियो वो होते हैं जो कि जनाब आपके सेल के अंदर जा रहे होते हैं, एंडोमेट्रियम के अंदर जा रहे होते हैं। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है वो क्या बच्चों, आपने कहना है जो सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट होती है ये आपकी बॉडी के अंदर क्या करती है, बीटा एचसीजी को प्रोड्यूस करती होती है। बीटा एचसीजी क्या होती है, आपने कहना है बीटा एचसीजी बेसिकली हमें ये बताती होती है कि फीमेल प्रेग्नेंट है। अगर किसी भी फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी को देखने के लिए कि ये फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं है, आपने क्या काम करना होता है, सीरम बीटा एचसीजी का टेस्ट करवाते होते हो। बच्चों आपको पता है ना कि फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी के लिए हम क्या काम करते होते थे, जो एक तरह का फर्स्ट इनिशियल टेस्ट करवाते होते थे। इनिशियल जो टेस्ट करवाते हैं वो कौन सा होता है, आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल एक टेस्ट करवाते थे जिसके अंदर यूरिन के अंदर बीटा एचसीजी टेस्ट करते होते थे। वो यूरिन स्ट्रिप टेस्ट नहीं होता था। यूरिन स्ट्रिप टेस्ट के अंदर आप क्या देखते होते थे, क्योंकि बीटा एचसीजी यूरिन के अंदर आ रहा होता है, तो आपने कहना होता है कि वही जनाब आपने कहना होता है कि एक तरह का आ सकता है। लेकिन अगर कभी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि बेस्ट आपका कौन सा है, बेस्ट कौन सा है, तो आपने कहना ब्लड का सीरम बीटा एचसीजी जो होता है वो आपका बेस्ट होता है। सीरम बीटा एचसीजी जो होता है वो बेस्ट होता है। क्यों? उसकी रीजन क्या, उसकी बच्चों रीजन ये होती है कि आपके ब्लड के अंदर बीटा एचसीजी आपका पहले अपीयर होता है और यूरिन के अंदर बाद में आता है। जो यूरिन बनता है वो किससे बनता है, ब्लड से बनता है। तो अगर ब्लड के अंदर बनेगा तो फिर यूरिन के अंदर आएगा ना, अगर ब्लड के अंदर वो बन ही नहीं रहा तो यूरिन के अंदर नहीं आएगा। तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि सबसे पहले ये जिस जगह अपीयर होता है वो क्या होता है, आपने कहना ब्लड। तो ब्लड के अंदर सीरम बीटा एचसीजी जब आप लेवल चेक करते हो तो इससे पता ये चलता है कि फीमेल के एक तरह की प्रेग्नेंट है। लेकिन लाजमी नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल एक फीमेल है जो कि नॉन सेक्सुअल है, यानी कि सेक्सुअल वो है एक तरह की एक्टिव नहीं है, ठीक हो गया, और उसके अंदर बीटा एचसीजी का लेवल बढ़ा हुआ है और आप ये कहो कि वो प्रेग्नेंट है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल इस बात का आपको ये पता होना चाहिए कि यार बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर बीटा एचसीजी का लेवल बढ़ सकता है और वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, और वो कंडीशंस होती हैं कैंसर की कंडीशंस, ठीक हो गया बच्चों। तो आपने कहना है कि कैंसर वाली कंडीशंस जो होती हैं उनके अंदर जनाब बीटा एचसीजी का जो लेवल होता है वो आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा भी हो सकता है। और उसके अंदर आपने ये कहना होता है कि जैसे ही हमने ये पढ़ा कि बीटा एचसीजी का जो लेवल होगा वो एक तरह का ज्यादा होगा, और वो फीमेल ये नहीं कहना कि वो प्रेग्नेंट है, वो बेचारी को कैंसर हुआ आप कहोगे ये प्रेग्नेंट है, ठीक हो गया। ये बात आपने नहीं करनी, आपको पहले पता होना चाहिए। तो अब देखें बच्चों, हमने जो पहले नंबर पे बात की वो क्या थी, सबसे पहले मुझे अब आप लोगों ने खुद बताना है। पहले नंबर पे आपने बताना है कि फर्टिलाइजेशन हुई किस जगह पे होती है, फर्टिलाइजेशन, शाबाश। आपने कहना फर्टिलाइजेशन होती है एम्पूला रीजन में, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना होता है कि क्या बनता है, जाइगोट बनता है। उसके बाद आपने क्या कहना होता है कि कौन सा प्रोसेस होता है, क्लीवेज का प्रोसेस होता है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें सेल जो होता है वो डिवाइड होता है। जब आपका सेल डिवाइड होता है तो क्या बनता है, आपने कहना जब सेल आपका डिवाइड होता है तो इसके नतीजे में आपको ये दो चीजें बनती होती हैं, एक आप कहते हैं इनर सेल लेयर और एक होती है आउटर लेयर। जो आपकी इनर लेयर होती है इसको हम कहते होते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, और जो आउटर लेयर होती है इसको हम कहते होते हैं ट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि हाँ जी, जो आपका एक तरह का जैसा कि हमने कहा कि ये बनता होता है। इसके बाद आपने कहना है कि जो आपका 16 सेल स्टेजेस के ऊपर डिवीजन होती है उसका नाम क्या था, मरूला। वो कितने दिन में बनता है, 3 दिन तक बन जाता है। और अगर उसी मरूला के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाए और वो जनाब आपकी एंडोमीटियम के साथ लगना शुरू हो जाए, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट फर्दर कितनी लेयर्स के ऊपर डिवाइड होता है, दो। एक होता है जनाब आपकी एम्ब्रियोब्लास्ट, दूसरी कौन सी होती है आपकी, आपने कहना है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है। उसके बाद आपने कहना है कि आपका 6 to 10 डेज के अंदर क्या होती है, इंप्लांटेशन होती है। इंप्लांटेशन के अंदर आपने कहना है कि ट्रोफोब्लास्ट दो फर्दर लेयर्स के अंदर डिवाइड होता है, एक को हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट और दूसरे को हम कहते हैं
सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। अगर ये पूछा जाए कि आपका बीटा एचसीजी किससे पैदा होता है, आपने कहना सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट वो होती हैं जो एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट कर जाती हैं, इन्वेड कर जाती हैं, और उसके बाद आपने कहना है कि वो प्रेगनेंसी को एक तरह का चेक करने के लिए भी देखते होते हैं बच्चों। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश, हाँ जी बच्चों। क्लियर है? अच्छा जी। अब देखें बच्चों, आपने कहना है कि डे 2 के अंदर क्या होता है। डे 2 के अंदर, वीक 2 के अंदर, सॉरी, जब भी किसी भी फीमेल को वीक 2 बनता है, लगता है, होता है, यानी कि वो प्रेगनेंसी को दूसरा वीक चल रहा है उसको, 2 वीक्स के अंदर आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि इसके अंदर क्या 2 है ना, तो इसके अंदर 2 लेयर्स बनेगी। कौन सी लेयर्स बनेगी? आपने कहना 2 लेयर्स बनेगी। एक लेयर जो होती है इसको आप कहते होते हैं एपिब्लास्ट, ठीक हो गया? और दूसरी को हम कहते होते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट। क्या कहते हैं? एक तरह का हाइपोब्लास्ट कहते हैं बच्चों। जो एपिब्लास्ट था, उससे क्या बनेगा? आपने कहना एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? एक तरह का एम्ब्रियो बनेगा। और जो हाइपोब्लास्ट है, उससे क्या बनेगा? आपने कहना यॉर्क सैक बनता होता है। क्या बनता है? एक तरह का यॉर्क सैक बनता है बच्चों। उसके बाद आपने कहना है कि इसके अंदर क्या बनता होता है? एमनियोटिक कैविटी बनती है, यॉर्क सैक कैविटी बनती है। कितनी लेयर्स हुई? सिंपल सी बात है, आपने कहना है 2 ही लेयर्स होती हैं। क्या? आपकी एपिब्लास्ट लेयर और हाइपोब्लास्ट लेयर। ठीक है, 2 लेयर्स हो गई। कैविटीज कितनी होगी? 2 ही कैविटी होंगी। एक आपने कहना होता है आपकी कौन सी कैविटी होती है? यॉर्क सैक कैविटी होती है। दूसरी कौन सी कैविटी होती है? एम्ब्रियोनिक कैविटी होती है। 2 कैविटी हो गई, और 2 ही जनाब आपकी क्या हुई? एक तरह की लेयर हो गई। और इस बेस के ऊपर हम इसको एक नाम देते होते हैं, और उसका नाम क्या होता है? बाई लैमिनर डिस्क। इसको आप क्या कहते हैं? एक तरह का आपकी दूसरी, बाई का मतलब क्या? 2, और इसको हम कहते हैं बाई लैमिनर डिस्क बनती होती है। ठीक है बच्चों? आपने कहना दूसरे वीक के अंदर, तो दूसरे वीक के अंदर क्या हुआ? बाई लैमिनर डिस्क बन गई। अब आगे आ जाओ जनाब, आगे क्या होता है बच्चों? आगे अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आपका वीक 3 शुरू होता है, वीक 3, थर्ड वीक के अंदर, तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि थर्ड वीक के अंदर कितनी लेयर्स बनेगी? 3। आपने कहना है कि पहले नंबर पे जो होती है इसको आपने कहना 3 लेयर्स बनती होती है, 3 फर्दर लेयर्स बनती हैं। ये जो 3 फर्दर लेयर्स बनती हैं, इसके अंदर कौन सी आती है? जैसा कि आपने कहना होता है एक्टोडर्म बन जाती है, उसके बाद आपने कहना है मेसोडर्म बन जाती है, उसके बाद आपने कहना है एंडोडर्म बन जाती है। ठीक हो गया बच्चों? अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्टोडर्म होती है ये आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन को बनाती है, सीएनएस और पीएनएस को बनाती है, साथ स्किन को भी बना सकती है। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद आपने कहना है कि जो आपकी बॉडी के अंदर मेसोडर्म होती है, ये हमारी बॉडी के अंदर मसल, बोन, उसके बाद किडनी, उसके बाद जनाब ब्लड, ये इस इन स्ट्रक्चर्स को बनाती है। मसल हो गया, बोन हो गया, किडनी हो गया, इनको बनाती है। और जो एंडोडर्म होती है, ये आपने कहना है कि आपकी बॉडी के अंदर जीआईटी ट्रैक और लंग्स को बनाती होती है। किसको बनाती है? एक तरह का जीआईटी ट्रैक, और किसको बनाती है? एक तरह के लंग्स को बनाती है बच्चों। तो बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद ये है बच्चों, आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर कितनी लेयर्स होती हैं? वीक 3 के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, एक्टो, मीजो और एंडो। जो एक्टोडर्म होती है वो क्या बनाती है? आपका ब्रेन बनाती है। जो मीजोडर्म होगी वो क्या बनाएगी? मसल्स और ब्लड, ये आपका बनाएगी। जो एंडो होगी वो क्या बनाएगी? आपने कहना वो ऑर्गन बनाएगी, जैसे कि जीआईटी ऑर्गन्स, ये बनाने में। और उसके बाद आपने कहना होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक, आपका लंग्स जो होते हैं वो बनाने में हेल्प करती है बच्चों। अब आगे आ जाओ, और आगे आपको पता होना चाहिए कि यार ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर बन रहा होता है ना, मैंने आपको न्यूरोनॉटमी बच्चों पढ़ाई थी। न्यूरोनॉटमी के अंदर मैंने ये कहा था कि एक्टोडर्म आपके नोटोकॉर्ड के साथ मिलता है, और उसके नतीजे में न्यूरो एक्टोडर्म बनाता होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था कि आपका एक्टोडर्म आपके नोटोकॉर्ड के साथ मिलता है और क्या बनाता है? न्यूरो एक्टोडर्म बनाता है बच्चों। अब यहाँ पे आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंसान के अंदर आप ये देखो कि नोटोकॉर्ड जो है वो जब अडल्टहुड के अंदर जाएगा तो ये नोटोकॉर्ड किस स्ट्रक्चर में तब्दील होगा? आपने कहना उस स्ट्रक्चर को हम कहते होते हैं न्यूक्लियस पल्पोजिस। क्या कहते हैं? एक तरह का न्यूक्लियस पल्पोजिस कहते होते हैं बच्चों। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का न्यूक्लियस पल्पोजिस कहते हैं बच्चों। उसके बाद आगे आ जाओ, आगे आपने क्या कहना है बच्चों? आपके दिल के कितने चैम्बर्स हैं? शाबाश। आपके दिल के 4 चैम्बर देख सकते हो। अल्ट्रासाउंड के ऊपर आप क्या देख सकते हो? दिल को देख सकते हो। उसके बाद बच्चों अगर ये कहा जाए कि हाँ जी जनाब, जेंडर कब आपका एक तरह का बनना शुरू होता है कि ये मेल है फीमेल है, वो आपने कहना 6th वीक के अंदर क्या होता है? एक तरह का 6 वीक के अंदर प्रॉपर जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है कि ये फीमेल बनेगी कि एक तरह का मेल बनेगा बच्चों। ठीक हो गया बच्चों? किसी बुक बुक में 6 लिखा है, किसी बुक में 8 लिखा हुआ है, तो आपने परेशान नहीं होना कि इसके अंदर क्या होता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमको इस बात का पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें कि वीक 1 के अंदर क्या
लिखी हुई है बात, वीक 1 के अंदर इन्होंने बस इतना लिखा हुआ है कि बीटा एसिड सिक्रीट फ्रॉम द अराउंड द टाइम ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन, आपने कहना सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से होता है। ये ज्यादा ईजी है, ज्यादा कंसेप्चुअल इस तरह है, ठीक हो गया, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, वीक 2 के अंदर क्या होता है, बाई लैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बनती है, 2 लेयर्स बनती है, जिसको हम एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट कहते होते हैं बच्चों, ठीक हो गया। वीक 3 के अंदर क्या होता है, आपने कहना 3 लेयर्स बनती है, जिस वजह से हम कहते हैं ट्राई लैमिनर होती है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, आपने कहना एपीब्लास्ट का दूसरा नाम होता है एक्टोडम, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना 3 लेयर्स एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम बनती है, ठीक है। नोटोकॉड राइज फ्रॉम द मिड लाइन मीजोडम एंड इंड्यूस अवरलाइन एक्टोडम। मैंने क्या कहा था बच्चों कि नोटोकॉड आपके एक्टोडम को क्या करती है, डिफरेंशिएट करती होती है, और इसके नतीजे में क्या बनाती है, आपने कहना होता है न्यूरो एक्टोडम बना देती है। और न्यूरो एक्टोडम से क्या बनता है, अगर आपको एनाटॉमी न्यूरोमेरियोलॉजी का वो सारा याद हो, तो आपने कहना है नोटोकॉड जो होगा वो एक्टोडम को डिफरेंशिएट करेगा, जिसकी वजह से न्यूरो एक्टोडम बनेगा। न्यूरो एक्टोडम से क्या बनता है, न्यूरल प्लेट बनती है, न्यूरल प्लेट से क्या बनता है, न्यूरल फोल्ड्स बनते हैं, और न्यूरल फोल्ड से क्या बनता है, न्यूरल ट्यूब बनती है। और न्यूरल ट्यूब क्या करती है, आपका ब्रेन बनाती होती है, मैंने ऑलरेडी सारा पढ़ाया हुआ है बच्चों। और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, न्यूरोलेशन प्रोसेस। तो ये कब होता है, आपका 3 वीक के अंदर हो रहा था, 3rd वीक के अंदर ये सारा का सारा हो रहा है। वीक 4 के अंदर क्या होता है, हार्ट बिगिंस टू 4 चैम्बर्स। तो आपने कहना है कार्डिक एक्टिविटी जो होगी अल्ट्रासाउंड के ऊपर आप फिजिबल होगी बच्चों, और 4 लिम्स इसके अंदर बन जाते हैं, अपर और उसके बाद लोअर, दोनों के 4 4 लिम्स बन जाते हैं। वीक 8 के अंदर क्या होता है, जेनिटल हैव फीमेल एंड मेल, ये आप देखते हो बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते और आगे देखते हैं कि आगे का क्या हिसाब है। तो देखो बच्चों, आपने कहना है कि डे 1 के अंदर क्या, डे 0 के अंदर क्या होता था, फर्टिलाइजेशन होती थी। वीक 1 के अंदर क्या होता है, आपने कहना ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होती है, इंप्लांटेशन होती है, बीटा एससीजी जो होता है वो पैदा होता है। वीक 2 के अंदर क्या होता है, बाई लैमिनर डिस्क बनती होती है, बाई लैमिनर डिस्क, ठीक हो गया। अमिनोटिक कैविटी, योक्सक कैविटी ये बनती होती है। उसके बाद आपने कहना होता है वीक 3 के अंदर क्या होता है, आपने कहना ट्राई लैमिनर डिस्क बनती है, एक्टोडम मीजोडम एंडोडम बनती होती है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आए वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, शाबाश एनीवन जी। हाँ जी बच्चों, क्लियर है। कोई ऐसा बच्चा जिसको इनमें से समझ नहीं आई कि हाँ जी जनाब अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या चीजें हैं, क्या क्या इसमें से आता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो बंदा फिर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यार मुझे पानी क्यों लाना। उजैर शाफी चला गया ना। जैन। हेलो। अच्छा बच्चों, क्या कह रहे हो। जी जी सर जी, मैं कहा शाफे नहीं है, शाफे चला गया। अच्छा अच्छा। अच्छा जी, अभी हम जो नेक्स्ट कंटिन्यू करने लगे हैं बच्चों, वो हमको इस बात का पता होना चाहिए कि आपका फॉर एग्जांपल जो दूसरी जो चीज़ें आती हैं वो कौन कौन सी हैं। दूसरी चीज़ों के अंदर क्या है कि आपका ट्रेटोजन सब्सटेंस। यार जैसे ही हम लोगों ने ये देखना होता है कि आपका जो ट्रेटोजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रेटोजेनिक जो सब्सटेंस होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपने कहना है कि सबसे पहले हमको इस बात का पता होना चाहिए कि ट्रेटोजेनिक का मतलब क्या है। बच्चों ट्रेटोजेनिक सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जो माँ है वो ले रही है और वो प्रेगनेंसी के दौरान ले रही है, वो मेडिसिन, वो खुराक, इवन के वो विटामिन, कोई भी ऐसी चीज जो ले या उसका एक्सपोजर माँ को हो जब वो प्रेग्नेंट है, और उस मेडिसिन की वजह से, उस एक्सपोजर की वजह से बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं वो सही तरह ना बन सके। समझ आ रही है, बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं वो सही तरह ना बन सके, यानी कि बच्चे की जो ग्रोथ है, बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो एक तरह की सही ना हो सके। तो इस कंडीशंस को हम क्या कहते होते हैं, आपने कहना ट्रेटोजेनिक सब्सटेंस कहते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ट्रेटोजेनिक सब्सटेंस आप देखते कब हो। ओ भाई ये क्या करता है, ये आपकी ऑर्गन्स को एक तरह का बनने नहीं देता होता, ठीक है। आपने ये कहना था, ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर 2 से 3 चीजें जो आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है वो ये है कि कभी भी अगर पूछा जाए कि भाई क्योंकि ये ट्रेटोजेनिक सब्सटेंस तो ये होते हैं कि हाँ जी जनाब आपका ऑर्गन्स बनने नहीं देते, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ऑर्गन्स बनते कब है।
आपने कहना है कि आपके ऑर्गन्स बनते होते हैं 3 से 8 वीक के अंदर। कब बनते हैं एक तरह का? आपने कहना है 3 से 8 वीक के अंदर आपके ऑर्गन्स बन जाते हैं तकरीबन आपके। तो अगर 3 से 8 वीक के दौरान आप कोई ना कोई चीज़ ले रहे हो ना, माँ वो ले रही है और उसकी वजह से बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो आपने कहना है वो क्या होगा? एक तरह का उन सब्सटेंस को हम कहते होते हैं टेरेटोजेनिक सब्सटेंस कहते हैं बच्चों। तो पहले नंबर पे आपने ये कहना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी फीमेल को ब्लड प्रेशर का मसला है ना, किसी भी फीमेल को ब्लड प्रेशर का मसला है, तो ब्लड प्रेशर का अगर मसला है और वो फीमेल प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी के अंदर अगर किसी भी फीमेल को ब्लड प्रेशर का मसला है, ठीक है? उसके अंदर आपने ये कहना होता है कि हमने हमेशा 3 से 4 मेडिसिन है जो कि दे सकते हैं। उसके अंदर जो मेडिसिन आप दे सकते हो उसके अंदर एक तो आती है अल्फा मिथाइल डोपा। क्या आती है? एक तरह की अल्फा मिथाइल डोपा आती होती है जो आप दे सकते हो। आप देख सकते हो लेविटालोल दे सकते हो। आप दे सकते हो हाइड्रोलाज़िन दे सकते हो। आप क्लोनिडीन दे सकते हो। ठीक हो गया बच्चों? एक इसके अलावा निकार्डिपिन लाइक दिस इस तरह दे सकते हो। इनके अलावा आप कोई भी और मेडिसिन नहीं देते। क्यों? वजह क्या है? आपकी एक मेडिसिन होती है जिसको हम कहते होते हैं एस इन्हिबिटर्स, ब्लड प्रेशर को कम करती है। और वो एस इन्हिबिटर्स क्या काम करती होती है? जैसा कि आपने कहना होता है कैप्टोप्रिल, लिज़ेनोप्रिल, जिसके नाम के एंड पे आता है प्रिल, ठीक है? आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, जिसके क्या आता है एक तरह का प्रिल आता है, ठीक है? आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, जिसके नाम पे प्रिल आता है वो वाली मेडिसिन जब कोई बंदा यूज़ करता है और वो फीमेल प्रेग्नेंट हो, तो वो जो फीमेल प्रेग्नेंट होगी अगर वो यूज़ करेगी तो जो बच्चा उसका पैदा हो रहा है उसका किडनी सही नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर कभी भी एग्ज़ामिनर ये पूछे कि हाँ जी जनाब एक फीमेल थी, वो प्रेग्नेंट थी, उसको ब्लड प्रेशर का मसला था और उसके बाद उसका जो बच्चा है वो पैदा हुआ है और उसका जो यूरिन वो बच्चा जो है वो पैदा हुआ है और बच्चे के अंदर जो किडनी है वो सही तरह नहीं बन रहा। तो इसके अंदर माँ ने कौन-सी मेडिसिन ली? तो आपने क्या आंसर देना है? आपने कहना है कि एस इन्हिबिटर उसने ली, कैप्टोप्रिल ली, लिज़ेनोप्रिल उसने ली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो जनाब आपका एक तरह का किडनी सही तरह नहीं बना। अब देखें बच्चों कि आपकी बॉडी के अंदर जो बच्चा होता है उसके अंदर अम्नियोटिक फ्लूइड बनता है। तो जो बच्चा जो उसके अंदर अम्नियोटिक फ्लूइड बनता होता है, आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि अम्नियोटिक फ्लूइड बनता है यूरिन से। बच्चे के यूरिन से अम्नियोटिक फ्लूइड बनता है। अब आप खुद सोचें कि अगर किसी बच्चे का किडनी खराब हो गया तो उस बच्चे के अंदर यूरिन बनेगा? शाबाश मुझे ये बताइएगा। उस बच्चे का अम्नियोटिक फ्लूइड नहीं बनेगा। जब उस बच्चे का अम्नियोटिक फ्लूइड नहीं बनेगा तो आप ये कह सकते हो कि इस पेशेंट के अंदर अम्नियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो जाएगा। और वो कंडीशन जिस कंडीशन के अंदर किसी बच्चे का अम्नियोटिक फ्लूइड कम होता है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ओलिगोहाइड्रोमिनस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक तरह का ओलिगोहाइड्रोमिनस कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ जी जनाब, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा बच्चा जो कि जनाब आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर बच्चों रखनी होती है कि वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन ले रहा है। कौन-सी मेडिसिन ले रहा है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन ले रहा है, जिसके अंदर एस इन्हिबिटर्स है। तो इसकी वजह से क्या खराब होता है? किडनी खराब होता है। बस आपको इतना अगर पता है ना, यकीन करो, आप आँखें बंद करके बाकी जो चीज़ें हैं उनका आंसर बता सकते हो। आप ये कह सकते हो कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मसला है तो आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होगा? आपने कहना है कि हाँ जी जनाब एक तरह का ये देखते हैं। और तीसरे नंबर पे क्या होता है? जब किसी भी बच्चे को एक तरह का अम्नियोटिक फ्लूइड कम होगा, तो वो जो अम्नियोटिक फ्लूइड होता है बच्चों, आपने ये कहना होता है कि जो माँ होती है ना, माँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये माँ की यूट्रस है, ठीक है? ये माँ की यूट्रस है और उसके बाद आपने कहना है कि यहाँ पे बेबी पड़ा हुआ होता है। यहाँ पे एक तरह का बेबी पड़ा हुआ है। ये जो बेबी पड़ा हुआ होता है ना बच्चों, यहाँ पे एक तरह का, ये आपको पता होना चाहिए कि जो माँ होती है, यहाँ पे जो अम्नियोटिक फ्लूइड होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे साथ-साथ जो अम्नियोटिक फ्लूइड होता है वो बेबी को क्या करता है? एक तरह का प्रोटेक्ट करता है। अब आप खुद सोचो कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस बच्चे के अंदर अम्नियोटिक फ्लूइड कम हो जाए, इस बच्चे के अंदर अम्नियोटिक फ्लूइड कम हो जाए, तो जो माँ होगी वो बेबी को प्रोटेक्ट कर सकेगी? माँ की खुद यूट्रस बेबी के दिमाग के ऊपर प्रेशर डालेगी, बेबी के ऊपर अटैक करेगी। जब माँ का जो खुद ही होगा वो जनाब बेबी के ऊपर प्रेशर पड़ेगी तो जो स्कल होगा बेबी का वो सही तरह नहीं बन पाएगा। जब स्कल सही तरह नहीं बन पाएगा तो इस कंडीशन को हम कहते होते हैं हाइपोक्लेरीविया। क्या कहते हैं? एक तरह का हाइपोक्लेरीविया कहते हो। तो अगर कोई भी आप लोगों से पूछे कि हाइपोक्लेरीविया क्या है, तो आपने कहना है कि हाइपोक्लेरीविया वो कंडीशन है जिसके अंदर स्कल की जो बोन्स हैं वो एक तरह की सही तरह ना बन सके।
और उसके अंदर आपने कहना है कि मोस्ट कॉमन कॉज़ जो होती है वो क्या होती है? आपने कहना एस इनिबिटर्स होती है आपका इंट्रायूटेराइन पीरियड के अंदर अगर माँ यूज़ कर रही हो तो। तो कोई ऐसा बच्चा जिसको इस बात की भी नहीं समझ आई, वो बच्चा फिर भी पूछ सकता है। शाबाश बच्चों! तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है एस इनिबिटर्स। तो एस इनिबिटर यूज़ करने की वजह से क्या होगा? आपने कहना जब कोई भी एस इनिबिटर यूज़ करेगा तो किडनी फेल हो जाएगा, ओलिगोहिड्रोमिनस होगा और हाइपोक्लेरिमिया होगा। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे नंबर पे कि अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो माँ है वो जनाब आपकी क्या कर रही है, एक तरह के अल्काइलेटिंग एजेंट यूज़ कर रही है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि यार ये अल्काइलेटिंग एजेंट होते क्या हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता हो। तो आपने कहना है कि अल्काइलेटिंग एजेंट वो चीज़ें होती हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता होना चाहिए कि अल्काइलेटिंग एजेंट क्या काम करते हैं। बच्चों ये अल्काइलेटिंग एजेंट ये काम करते होते हैं कि ये बेसिकली डीएनए को डैमेज करते हैं। क्या काम करते हैं एक तरह का? ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि आपके डीएनए को डैमेज करते हैं, ठीक हो गया? डीएनए को ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद जो डीएनए की रेप्लिकेशन होने नहीं देते। और जब ये आपके डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होने देते और ये आपका तोड़ते हैं उस सेल को, ये किसके अंदर इस्तेमाल किए जाएँगे अल्काइलेटिंग एजेंट? अल्काइलेटिंग एजेंट आपके कैंसर सेल को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक कैंसर सेल है, ठीक है? ये कैंसर सेल है, ये सारे कैंसर सेल्स हैं। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अल्काइलेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो आपने कहना होता है कि कैंसर सेल्स क्या होंगे? एक तरह के खत्म हो जाएँगे बच्चों। क्योंकि इनके सेल की डिवीजन नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि हाँ जी जनाब, अगर आप अल्काइलेटिंग एजेंट यूज़ करते हो, तो इसका जो सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो ये है इंट्रायूटेराइन पीरियड के अंदर, वो आपने कहना होता है कि वो क्या है? आपने कहना है कि जो फ़ीटस होगा उसकी सही तरह डेवलपमेंट नहीं होगी, इवन कि मिसकैरेज भी होने सकता है। जो फ़ीटस होगा उसका फेस, उसका जो फेशियल, उसके बाद जनाब आपका डिजिट्स, उसकी जो फिंगर्स होंगी वो सही तरह नहीं बन पाएँगी। तो आपने कहना है कि अगर कभी भी पूछा जाए कि अल्काइलेटिंग एजेंट का क्या लेना-देना, आपने कहना मल्टीपल एनोमलीज़ होती हैं, ईयर, फेशियल एनोमलीज़ और एब्सेंस ऑफ द डिजिट्स। लेकिन ये इस्तेमाल कब होता है? जब किसी भी फीमेल को कैंसर हो, ल्यूकीमिया हो, तो हम कहते हैं कि अल्काइलेटिंग एजेंट को इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। क्या-क्या करते हैं एक तरह का अल्काइलेटिंग एजेंट को हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो ये आपको पता हो। उसके बाद अब आपने ये देखना है बच्चों कि तीसरे नंबर पे होती है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। ये तो एक नॉर्मल बंदे के अंदर भी ये करवाती है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स करवाती है ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी का मतलब ये होता है कि हाँ जी जनाब, बच्चे को जो होगा वो सही तरह सुनेगा नहीं। मतलब कि जो बच्चा होगा जब वो पैदा होगा तो उसको कहीं न कहीं सुनने के अंदर प्रॉब्लम होगा। जैसा कि वेरी गुड, शाबाश, जेंटामाइसिन की जो टैबलेट होती है वो। कहते हैं एक तरह की जेंटामाइसिन की जो टैबलेट होती है वो क्या काम करती होती है? वो ऑटोटॉक्सिक होती है। ये आपने याद करना है बच्चों, ठीक हो गया? ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स वो होती हैं जो कि फॉर एग्जांपल फीमेल एपिलेप्सी के दौरान इस्तेमाल करती हैं बच्चों। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी फीमेल एपिलेप्सी के दौरान कोई भी ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर रही है तो उसको हम कहते होते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। और एंटी एपिलेप्टिक जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो आपकी बॉडी के अंदर करती क्या है? आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करवाती है। क्या करवाती है? एक तरह का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करवाती है बच्चों। तो जब आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा तो जो बच्चे का जो ब्रेन बनेगा वो सही तरह बनेगा? शाबाश! तो आपने कहना है कि बच्चे का जो ब्रेन होगा वो सही तरह नहीं बनेगा। और इसके अंदर आपने कहना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डिज़ीज़ेज़ हम देखने को मिलती होती है जिसको हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा, उल्टा, मेनिंजियोसील, माइलोमेनिंजियोसील, समझ आ रही है? मतलब कि आपने कहना एनेन्सेफेली, वो कहते हैं ना बच्चा पैदा हुआ लेकिन उसका दिमाग नहीं था। वो कहते हैं बच्चा पैदा हुआ लेकिन कमर के पीछे जो है वो जनाब उसका कुछ हिस्सा जो था वो जनाब उसका बाहर की तरफ निकला हुआ था। तो आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि जो भी आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं वो आपकी बॉडी के अंदर क्या काम करती हैं? आपने कहना है कि एंटी एपिलेप्टिक जो ड्रग्स होती हैं वो आपकी बॉडी के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करवाती हैं बच्चों, नंबर 1। नंबर 2, आपने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के अंदर एक ऐसी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती है जिसको हम कहते हैं फेनिटोन्स। फेनिटोन्स जो होती है ये आपकी बॉडी के अंदर क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट करवाती है। क्लेफ्ट लिप का मतलब है कि आपका लिप सही तरह नहीं बनेगा, क्लेफ्ट पैलेट हो जाएगा, ग्रोथ की रिस्ट्रिक्शंस होगी क्योंकि ग्रोथ रिटार्डेशन होगी बच्चों। लेकिन एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन है? एग्जाम के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यूज की गई तो इसकी वजह से क्या होगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। बस आपको ये आना चाहिए, और कोई चीज नहीं भी आती तो इतना बड़ा मसला नहीं है, बस आपने ये याद रखना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ जी
जनाब कि इसके अंदर हम क्या देखेंगे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, कार्डियक डिफेक्ट, क्लेफ्ट लिप, स्केलेटल अबनॉर्मैलिटीज आप देखते होते हो बच्चों। इसके अंदर नेल जो होता है वो सही तरह बनता नहीं होता, ये फेनिटोइन की वजह से नहीं बनता होता, ठीक है। हाइपोप्लेजिया, फेशियल डिस्मॉर्फिया, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू वेलप्रोएट, उसके बाद कार्बामेजिपाइन और द फेनिटोइन, उसके बाद आपने कहना फिनोबार्बिल, हाई डोज फोलेट सप्लीमेंट रिक्वायर्ड। अब देखो इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि बच्चों जो आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग अगर यूज की जाएगी तो इसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा विटामिन होता है जो भी बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता होता है, और उस विटामिन का नाम होता है विटामिन बी9, और उसका दूसरा नाम होता है फोलिक एसिड। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जो कि आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करवाती है, और आप एक ऐसी मेडिसिन देना चाहते हो जो कि जनाब आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाती है, तो इस बच्चों के अंदर जिसकी जो माँ है वो जनाब एज अ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यूज करती होगी, उसके अंदर जो आप फोलिक एसिड दोगे वो नॉर्मल मिकदार के अंदर दोगे या ज्यादा मिकदार के अंदर दोगे, शाबाश। आपने कहना है कि उसके अंदर जब हम देंगे फोलिक एसिड वो ज्यादा मिकदार के अंदर देंगे बच्चों, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो चांसेस है वो एक तरह के कम हो सके बच्चों, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होगा, हाई डोज फोलेट इज रिकमेंडेड। उसके बाद बच्चों डाईएथाइलेस्टेरोल क्या होता है, आपने कहना है कि ये एक तरह का एस्ट्रोजन का ही सिंथेटिक वर्जन होता है, और उसको हम कहते हैं ये क्या करवाता होता है, आपने कहना वेजाइनल एडिनोकार्सिनोमा करवाता है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। फ्लोरोक्विनोलिन कौन सी ड्रग्स होती हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, ये वाली जो ड्रग्स होती हैं वो आपके कार्टिलेज को डैमेज करती है, क्या काम करती है, कार्टिलेज को डैमेज करती हैं बच्चों। ये आपने याद करना है। फोलेट एंटेगोनिस्ट, मतलब फोलेट एंटेगोनिस्ट का मतलब क्या है, आपके बॉडी के अंदर विटामिन बी9 होता था, उसका नाम क्या था, फोलिक एसिड विटामिन। ये आपकी बॉडी के अंदर क्या करता था, ये आपकी बॉडी के अंदर न्यूरल ट्यूब को बनाता था, ये आपने कहना है। और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीजें जो फोलेट या फोलिक एसिड को आपकी बॉडी के अंदर बनने ना दे, तो उस बंदे की बॉडी के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा कि नहीं होगा, उस बंदे की बॉडी के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। और ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर फोलिक एसिड को बनने नहीं देती, आपने कहना मेथोट्रेक्सेट, आपने कहना फेनिटोइन, आपने कहना अल्कोहल, ये सारी जो चीजें होती हैं वो जनाब आपने कहना फोलेट को बनने नहीं देती, जैसा कि आपने कहना ट्राइमेथोप्रोन मेथोट्रेक्सेट, ये बनने नहीं देती, और उस बंदे के अंदर आप क्या देखोगे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखोगे बच्चों। विटामिन आपने कहना ए, और इसका नाम क्या होता है, आइसोट्रेटानॉइन। यार देखो जब कभी भी आप ये देखो कि विटामिन ए जो होता है, जो कि आपका बॉडी के अंदर क्या होता है, एक तरह का आइसोट्रेटानाइन होता है, इसके बारे में आपको सिंपल इस बात का पता होना चाहिए कि ये आपका आइसोट्रेटानाइन या विटामिन ए जो होता है, अगर ये फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस मिकदार के अंदर दिया जाएगा, कोई ऐसी फीमेल जिसको जनाब वो प्रेग्नेंट है, इवन के हम एक बात कहते होते हैं, अगर एक कपल है ना बच्चों, अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर ये कपल है और इस कपल के अंदर आप ये देखते हो, एक मिनट रुकिएगा यार। अच्छा बच्चों, अब देखो कि फॉर एग्जांपल हमने ये देखा, अभी इसको हम थोड़ा सा और फर्दर कंटिन्यू करते हैं यार, क्योंकि ये चीजें हैं आपके रट्टे वाली, और इसमें से एमसीक्यूज लाजमी आता है, कभी ये नहीं हुआ कि इसमें से एमसीक्यूज ना आता हो। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करो, अगर कोई भी विटामिन ए ले रहा है ना, कपल ले रहा है विटामिन ए, फॉर एग्जांपल ये कोई मेल है, उसके बाद ये जनाब आपकी कोई फीमेल है, ठीक है। ये आपने कहा कि वो एक तरह का
ये फीमेल जो है वो विटामिन ए ले रही है, अगर फीमेल विटामिन ए ले रही है, ठीक है, तो हम इनको लाज़मी ये चीज़ कहते हैं, हम इनको रिकमेंड करते हैं इस फीमेल को कि अगर आपने विटामिन ए लेना है, तो आप एक कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग लाज़मी यूज़ करो। कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग का मतलब क्या होता है कि जो फीमेल को प्रेग्नेंट होने नहीं देती। अब फॉर एग्जांपल आप देखो कि जो प्रेगनेंसी से आपका क्या करती है, एक तरह की रोकती है बच्चों। अब मेरी बात को थोड़ा-सा गौर कीजिएगा। अगर फॉर एग्जांपल ये कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग नहीं यूज़ करेगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये फीमेल जब भी माँ बनेगी, तो जो बच्चा होगा ना, बच्चे के अंदर आप हज़ारों बीमारियाँ देखोगे। ठीक हो गया? क्लेफ्ट लिप देखोगे, क्लेफ्ट पैलेट देखोगे, कार्डिक एनोमलीज़ देखोगे। तो आपसे अगर ये कहा जाए कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी फीमेल जो कि विटामिन ए ले रही है और उसके साथ-साथ उसको क्लेफ्ट लिफ्ट है, क्लेफ्ट पैलेट है, उसके बाद जनाब उसके अंदर आप ये देख रहे हो कि हाँ जी जनाब कार्डिक एनोमलीज़ है, तो आपने कहना है उसका दिमाग जो है वो सही तरह नहीं बना हुआ, सीएनएस प्रॉब्लम है। तो आपने ये बात हमेशा अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि वो विटामिन ए का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ली है। और विटामिन ए कौन ज़्यादा इस्तेमाल करता है? विटामिन ए इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी बंदे को सीवियर एक्ने हो। और एग्ज़ामिनर ऐसे ही कहेगा कि माँ थी उसको एक्ने का प्रॉब्लम था और वो जनाब एक मेडिसिन यूज़ करती रही है, ठीक हो गया, और उसके बाद बच्चे के अंदर क्लेफ्ट लिफ्ट, क्लेफ्ट पैलेट और उसके बाद कार्डिक एनोमलीज़ हैं, और ये क्या हो सकता है? क्या उसने यूज़ किया? आपने कहा ना उसने विटामिन ए यूज़ किया है, ठीक हो गया बच्चों? ये आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए की वजह से भी ये प्रॉब्लम बनती है बच्चों। तो यहाँ पे आ गया विटामिन ए, आइसोट्रेटिनोइन जिसको हम कहते हैं। अब आ गया लिथियम। लिथियम बच्चों आपके हार्ट की एक डिजीज़ करवाता होता है जिसको हम कहते होते हैं एब्स्टेन एनोमलीज़, ये भी रट्टा आपने लगाना है। आगे आ गया मिथामीज़ोल, मेरी बात को थोड़ा-सा याद कीजिएगा बच्चों, ठीक है? अब देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मिथामीज़ोल वो ड्रग होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी फीमेल जिसको हाइपरथायराइडिज़्म है, जिसको क्या एक तरह का हाइपरथायराइडिज़्म है। हाइपरथायराइडिज़्म का मतलब ये है कि एक फीमेल है जिसके अंदर थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा है, यानी कि T3 और T4 का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है और ये हज़ारों दफ़ा एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है, हर दफ़ा आता है ये एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन। आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपरथायराइडिज़्म के अंदर जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, वो आपकी प्रोपाइल थायरोयूरासेल होती है। प्रोपाइल क्या पी से शुरू हो रहा है, तो पहले प्रोपाइल देना है। ठीक हो गया? आपने कहना है कि ये देनी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रोपाइल थायरोयूरासेल पहले नहीं देते और इसकी जगह पे आप मिथामीज़ोल देना शुरू कर देते हो, क्या देते हैं एक तरह का मिथामीज़ोल देना शुरू कर देते हो बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वजह से आपके बच्चा जो होगा उसके अंदर एक डिजीज़ होगी और उस डिजीज़ का नाम होता है क्यूटिस एप्लेज़िया। क्या कहते हैं एक तरह का? क्यूटिस एप्लेज़िया कहते हैं बच्चों। अब हमको ये पता होना चाहिए कि प्लेज़िया का मतलब क्या है? प्लेज़िया का मतलब होता है सेल, का मतलब क्या है? एब्सेंस। तो आप क्यूटिस का मतलब क्या है? क्यूटेनियस। आपने कहना है कि इसका जो सर होगा वो मुकम्मल तौर पर एब्सेंट होगा। मतलब उसके ऊपर स्किन ही नहीं होगी। स्किन ही नहीं होती इस बच्चे के अंदर। इस बच्चे के अंदर जो स्किन होती है वो एक तरह की, आपने कहना है कि सेल्स की आपकी जो स्किन होती है वो एक तरह की एब्सेंस होती है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये पता हो कि पहले ट्राइमेस्टर के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन-सी है? मिथामीज़ोल है। और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस प्रोपाइलथायरोयूरासेल है, सॉरी, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन-सी है? आपने कहना है वो आपकी क्या होती है? मिथामीज़ोल होती है बच्चों। तो यहाँ पे मिथामीज़ोल दिया हुआ है तो क्या करेगा? अप्लासिया क्यूटेनियस कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ द स्किन टिपिकली ऑन द स्कार्फ। सर के ऊपर क्या होगी? एक तरह की स्किन की एब्सेंस होगी। आगे आता है बच्चों टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या काम करती होती है? आपने कहना होता है बच्चों कि टेट्रासाइक्लिन ये काम करती है कि ये आपके टीथ को खराब करती है और उसके बाद क्या होता है? बोन को भी डैमेज करती है। ये आपने कहना है। टेट्रा, टी से टेट्रा, टी से टीथ, आपने ये कहना है। उसके बाद आपने कहना है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड में एल आ रहा है, लिडो, तो आपने कहना है इसकी वजह से लिम्स की डिफॉर्मिटी होती है। क्या होता है? लिम्स सही तरह नहीं बनते होते। ठीक होगा बच्चों? ये आपको पता होना चाहिए कि लिम्स जो होते हैं वो एक तरह के सही नहीं बनते। अब देखो कि फॉर एग्जांपल अगर कभी भी किसी भी माँ को एक तरह का क्लॉट है और वो फीमेल प्रेग्नेंट है, और ये भी हजारों दफा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, और वो कहते होते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। मतलब कि आपने कहना है एंटी कोगुलेंट ड्रग, विच ऑफ फॉलोइंग एंटी कोगुलेंट ड्रग इज ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। आपने कहना हेपारिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है? हेपारिन। ठीक हो गया बच्चों? हेपारिन आपने देनी है, ये इन्वेस्टिगेट ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ये आपकी देनी होती है। और जो वारफरीन होती है बच्चों, वो आपने कहना वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, वो कभी भी नहीं देनी। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता होता है कि कौन सी ऐसी ड्रग्स होती है जो कि जनाब आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। आपने कहना वारफरीन। तो इसके अंदर आपने कहना होता है कि हेपारिन सेफ होती है, वारफरीन जो होती है वो डैमेज करती है। और इसके अंदर आपने कहना है कि जो नाक होगा
बच्चे का, वारफिन अगर दोगे तो वो भी सही तरह नहीं होगा, और जो आपकी जो एपिफिसिस जो बोन्स होती हैं उसके अंदर भी प्रॉब्लम होगा। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, इसकी वजह से हम क्या देखते हैं, नेजल हाइपोप्लेजिया देखते होते हैं, नंबर वन बच्चों। दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि हाँ जी स्टिपल्ड एपिफिसिस देखते हैं, क्या देखते हैं, स्टिपल्ड एपिफिसिस देखते हैं बच्चों। अब हम एक दफा इधर आते हैं और यहाँ पे देखें कि वारफिन क्या काम करती है, बोन एंड कार्टिलेज डिफॉर्मिटी करवाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टिपल्ड एपिफिसिस होगा, नेजल एंड लिम्स हाइपोप्लेजिया होगा, ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकती है, सेरिब्रल हेमरेज करेगी। क्यों? क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट के तौर पर काम करेगी। तो जो ड्रग आपकी एंटीकोगुलेंट के तौर पर काम करेगी वो क्या काम करवाएगी, वो ब्लीडिंग करवाएगी। तो बच्चे के ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग भी करवा सकती है बच्चों। यूज हेपारिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, ये आपने कहना लाजमी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने इस्तेमाल करना है बच्चों, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आता है। कोई ऐसा बच्चा जिसका यहाँ तक कोई एक सिंगल क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक कोई ऐसा सिंगल बच्चा जिसका यहाँ तक कोई भी सिंगल भी किसी तरह का भी कोई भी क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले नंबर पे आपने क्या कहा, आपने देखना होता है बच्चों कि हमने कभी भी अगर ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब एक फीमेल है, उस फीमेल को वो प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के दौरान उसने एक मेडिसिन इस्तेमाल की, और मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद जो उसका जो बच्चा है उसका किडनी उड़ गया, तो इसके अंदर कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की गई थी ब्लड प्रेशर के लिए, क्या आपने आंसर देना है, आपने कहना ए सिनिप्टर्स। उसके बाद ये कहा जाए कि हाँ जी जनाब एक जनाब आपने कहना है कि एक मेडिसिन इस्तेमाल की गई और बच्चे को सुनने का इधर इशू हो गया, ऑटोटॉक्सिक ड्रग कौन सी होती है, आपने कहना अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स है। ठीक हो गया। अगर ये कहा जाए कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग क्या काम करती है, आपने कहना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करवाती है, ब्रेन की इतना मैचुरेशन होने नहीं देती। अगर ये कहा जाए कि आपका वेजाइनल कार्सिनोमा कौन करवाती, तो आपने कहना है डाई अथाइल एस्टेबेस्टरोल, आपने ये कहना। अगर ये कहा जाए कि आपका फॉर एग्जांपल कार्टिलेज को कौन खासतौर पर डैमेज करती है, तो आपने कहना फ्लोरोक्विनालोन। ठीक हो गया। और अगर ये कहा जाए बच्चों कि आपकी फॉर एग्जांपल लिम्स हो गया, क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट हो गया, उसके बाद कार्डिक अनोमलीज हो गई, और आपके बंदे को फीमेल को एक्ने का इशू था, तो वो किस वजह से, आपने कहना विटामिन आपका ए। उसके बाद अगर एक्सटर्नल अनोमलीज किस वजह से होती है, आपने कहना लिथियम की वजह से। उसके बाद पूछा जाए कि क्यूटिस आप्लेजिया किस वजह से होता है, आपने कहना मिथामिजोल की वजह से। उसके बाद पूछा जाए कि हाइपरथायराइडिज्म के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी है, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है प्रोपाइलथायोयूरासल फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, सेकंड और थर्ड के अंदर मिथामिजोल। अगर ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब टीथ के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो क्या आपने कहना टेट्रासाइक्लिन। अगर ये पूछा जाए कि लिम्स सही तरह काम नहीं कर रहे, तो क्या आपने कहना थैलिडोमाइड। अगर ये कहा जाए कि आपका नेजल का प्रॉब्लम है, आपका सेरिब्रल हेमरेज है, ये सारा कुछ है, तो क्या आपने कहना वारफरिन। क्लियर है बच्चों, शाबाश। पहले तो ये बताएं यार। ओके जी। अब देखो, आपने कहना है कि अगर कोई एक तरह का माँ अल्कोहल का इंटेक करती है, क्या करती है, एक तरह का अल्कोहल का इंटेक करती है, तो उसके अंदर क्या होगा। इसके लिए हम एक सिंड्रोम पढ़ते हैं बच्चों, जिसको हम कहते होते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। अभी हम बस आपने कहना है कि जो माँ अल्कोहल इंटेक करती है और साथ वो प्रेग्नेंट है, तो वो आपने अल्कोहल से उसको रोकना है। ठीक हो गया। उसको कहना है कि ना पी। इसके लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। अभी हम इसको इधर डिस्कस करते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम को, फिर हम आगे इसकी तरफ आएंगे बच्चों का क्या होता है। देखो बच्चों, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के अंदर आपने ये कहना होता है कि वो कंडीशन जिसके अंदर प्रेगनेंसी के दौरान माँ जो है वो बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक करे, और अल्कोहल इंटेक करने के नतीजे में जो बच्चा हो उसके अंदर स्ट्रक्चरल और उसके बाद आपने कहना परमानेंट डेवलपमेंटल डिले आ जाए। ठीक हो गया। तो आपने कहना होता है कि एक तरह का माँ ने क्या काम किया, ये एक मदर थी, मदर ने क्या काम किया, एक तरह का आपने कहना अल्कोहल इंटेक किया। अब देखें, एक तरह का अल्कोहल इंटेक किया, इसकी वजह से क्या होगा कि जो चाइल्ड होगा उसके अंदर क्या होगा, आपने कहना जो भी चिल्ड्रन होगा उसके अंदर क्या होगा, आपने कहना ब्रेन की डेवलपमेंट सही तरह नहीं होगी। उसके बाद आपने कहना होता है कि बेसिकली अल्कोहल है क्या। आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, जो अल्कोहल होती है वो आपके प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, यानी कि माँ जो अल्कोहल पीती है ना, वो बच्चे के पास चले जाती है, फीटस के पास चले जाती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके। तो आपने कहा कि एक मदर है, उसने क्या काम किया, अल्कोहल ली। अगर एक मदर ने अल्कोहल ली तो क्या हुआ, वो किधर गई, आपने कहना वो फीटस के अंदर गई। जब वो फीटस के अंदर गई तो इसके नतीजे में क्या हुआ, आपने कहना है कि बच्चे के अंदर अल्कोहल जो होती है वो एक तरह की मेटाबोलाइज नहीं हो सकती। तो ये जो अल्कोहल होती है वो काम क्या करती होती है बच्चों, आपने ये कहना होता है कि यही जो अल्कोहल होती है वो ब्रेन के ऊपर अटैक करती है। ठीक हो गया। और न्यूरल ट्यूब के ऊपर इफेक्ट करती होती है, नंबर वन। तो इसके अंदर क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल डिले होगा कि नहीं होगा, नंबर वन आपने ये कहना है।
दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि इनका जो अपर लिप होता है बच्चों, वो बहुत थिन सा होता है। फॉर एग्जांपल इनका जो ऊपर वाला होंठ होता है ना इन बच्चों का, वो बहुत थिन सा होता है। तो आपने कहना होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का आपने कहना है कि थिन अपर लिप। क्या होता है, एक तरह का अपर लिप जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का थिन होता है, थिक अपर लिप होता है। नंबर टू आपने कहना होता है कि इसको हम कहते होते हैं कि आपने पहली बात याद रखनी है। दूसरे नंबर पे आपने कहना होता है कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर बच्चे की जो आंखें होती हैं वो हम छोटी छोटी देखते होते हैं। ठीक होगा बच्चों। आपने कहना छोटी छोटी आंखें होंगी जिसको हम कहते होते हैं शॉर्ट पाल्पिब्रल फिशर्स। क्या कहना है, एक तरह का शॉर्ट पाल्पिब्रल, आपने कहना है एक तरह का फिशर्स देखते हैं बच्चों। शॉर्ट पाल्पिब्रल फिशर्स देखते हैं, नंबर वन। नंबर टू आपने ये कहना होता है कि जो बच्चे का जो ब्रेन होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक तरह का माइक्रोसिफेली कहते होते हैं। क्या कहते हैं, एक तरह का माइक्रोसिफेली कहते हैं बच्चों। उसके बाद आप क्या देखते हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब कि जो बच्चा होगा उसका जो ब्रेन होगा वो सही तरह बनेगा नहीं, जिसको हम कहते हैं नेचुरल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आप देखते हो। तो कभी भी बच्चों अगर फॉर एग्जांपल हम ये देखें कि एक माँ है और उसके अंदर जो बच्चा है वो माँ जो है वो अल्कोहल इंटेक कर रही है। जैसे ही माँ अल्कोहल इंटेक करेगी तो बच्चे के अंदर वो अल्कोहल वैसे ही जाएगी, और वो अल्कोहल जो होगी वो मेटाबोलाइज नहीं होगी। जब ये अल्कोहल मेटाबोलाइज नहीं होगी तो ये अल्कोहल जो होगा वो बच्चे के अंदर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को डिले करेगी, दिमाग को छोटा करेगी, उसके बाद बिहेवियरल प्रॉब्लम करेगी। उसके बाद आपने कहना होता है बच्चों कि इसके अंदर जो स्मूथ फेलिथ्रम हम कहते हैं, अपर लिप जो होता है वो थिन हो जाता है। आपने कहना आंखें जो होती हैं वो पतली होती हैं। ये सारी की सारी चीजें हम देखते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का आपने कहना फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आके एक बार हम फीटल अल्कोहल सिंड्रोम को एक बार पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या, अब इन बच्चों को थोड़ा सा देखें जनाब। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने कहना है कि यहाँ पे ये है कि वन ऑफ द लीडिंग प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन द यूएस इज कैंडी टू मैटरनल अल्कोहल यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि माँ जो होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल करती है। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद देखें, न्यू बोर्न में प्रेजेंट विद डेवलपमेंटल डिले, माइक्रोसेफेली, फेशियल अबनॉर्मलिटी, स्मूथ फिलिथ्रम, थिन वर्मिलन बॉर्डर। ये क्या होता है, एक तरह का थिन होता है। ये देखें ऊपर वाला होंठ इसका क्या होता है, एक तरह का थिन होता है बिल्कुल। उसके बाद बच्चों आपने क्या कहना होता है कि इसके अंदर क्या होगा, पालपिब्रल फिशर हम देखते हैं स्मूथ होता है, फ्लैट नेजल ब्रिज, ये जो नाक होता है वो बिल्कुल फ्लैट सा होता है। आपने कहना हार्ट इफेक्ट देख सकते हैं। और इवन तक के एक ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, अगर ये माँ बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक करे तो बच्चे के अंदर आप होलोप्रोजन सिफेली भी देखते हो। होलोप्रोजन सिफेली आपने ये कहना है कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन होता है ना बच्चों, उसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया होता है। और ये दो हिस्सों के अंदर जो डिवाइड होता है, ये राइट हिस्सा है, ये लेफ्ट हिस्सा है। ये दो हिस्सों के अंदर जिस तरह ब्रेन को डिवाइड किया होता है, ये किया होता है विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस क्लोजम। किसकी मदद से किया होता है, कॉर्पस क्लोजम की मदद से किया होता है। अब देखें दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर ये कॉर्पस क्लोजम ना हो और आपका ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइड ना हो बल्कि एक सिंगल हिस्से के अंदर डिवाइड हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते होते हैं कि ये आपकी होलोप्रोजेंसिफेली है। ये कौन सी कंडीशन है, ये आपकी होलोप्रोजेंसिफेली कहते हैं बच्चों। तो आपने कहना है कि वो कंडीशन जिसके अंदर आपका जो ब्रेन है वो दो पार्ट्स के अंदर आपका डिवाइड ना हो, और उसके अंदर आपने कहना है कि एक सिंगल ही आपका पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो, तो इसको हम कहते हैं एक तरह का होलोप्रोजेंसिफेली कहते हैं बच्चों। ठीक हो गया। आपने ये कहना होता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश एनीवन जी। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। इसको हम कहते हैं एक तरह का होलोप्रोजेंसिफेली कहते हैं। साइक्लोपिया मतलब कि आप होलोप्रोजेंसिफेली के अंदर आप देखते हो, लेकिन इसके अंदर आपने ये कहना। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो कि आपने कहना फीटल अल्कोहल सिंड्रोम आपका हो गया। तो यहाँ पे आपने कहना है कि होलोप्रोजेंसिफेली देख सकते हो, हार्ट प्रॉब्लम, ड्यूडेनल अट्रेजिया, ये सारा। उसके बाद न्यूरल ट्यूब का प्रॉब्लम, न्यूरल क्रैश सेल्स का प्रॉब्लम होता है। आंखें, इसके अंदर क्या होता है कि हाँ जी जनाब, ये जो हिस्से हमारे होते हैं फ्लिथ्रम आप जिसको कहते हैं, ये थिन होता है। इसके अंदर अपर लिप जो होता है वो भी थिन होता है। आंखें जो होती हैं वो जनाब इसकी स्मॉल होती हैं। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये हम प्रॉब्लम इसके अंदर देखते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब अगर कोई माँ कोकेन का भी यूज करती है तो बच्चों कोकेन जो होती है वो आपकी ब्लड वेसल का स्पाज्म करवाती है। स्पाज्म करवाने का मतलब ये होता है कि आपकी ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसके अंदर क्या करवाएगी, आपने कहना है कि आपकी जो ये ब्लड वेसल है, ये अगर एक नॉर्मल ब्लड वेसल है ना, इसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगी। जब आपकी ब्लड वेसल की वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो आगे जो बॉडी
बॉडी होगी उसको ब्लड मिलेगा? शाबाश बच्चों, ये बताइएगा। क्या आगे बॉडी को ब्लड मिलेगा? तो आपने कहना है जब आपकी ब्लड वेसल स्पाज्म होगी तो आपके जो आगे जो हिस्सा होगा उसको ब्लड नहीं मिलेगा। तो जब कोई माँ अगर फॉर एग्जांपल कोकेन का अब्यूज कर रही है तो माँ से जो ब्लड होगा वो बच्चे को प्रॉपर नहीं मिलेगा। जब माँ से जो ब्लड होगा वो बच्चे को प्रॉपर नहीं मिलेगा तो बच्चे के जो बॉडी की जो ग्रोथ होगी वो सही तरह नहीं होगी, जिसकी वजह से आपने कहना है कि ये जो बच्चा होगा जब उसको ग्रोथ ही सही नहीं हो रही तो प्री टर्म बेबी होगा, लो बर्थ वेट हो जाएगा इसका, फीटल ग्रोथ इसकी कम होगी। क्यों? क्योंकि ये वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाती है। देखो बच्चों, फीटल ग्रोथ कम होगी, लो बर्थ वेट, प्री टर्म बेबी हो जाएगा। उसके बाद आप ये देखो कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी माँ ऐसी है जो कि टोबाकू इंटेक बहुत ज्यादा करती है, टोबाकू इंटेक का मतलब ये है कि सूटा वगैरह बहुत ज्यादा, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करती है, तो इसके अंदर क्या होगा? तो बच्चों सेम स्मोकिंग का भी यही फायदा होता है। आपने कहना है कि एक तरह का इफेक्ट होता है, मतलब कि स्मोकिंग का ये हिसाब होता है कि ये भी आपकी वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाती है, वैसोस्पाज्म करवाती है। जब वैसोस्पाज्म होगा तो बच्चा जो होगा उसके अंदर आपने क्या कहना है कि लो बर्थ वेट होगा, फीटल ग्रोथ की रिटार्डेशन हो जाएगी, और इसके अंदर आपने ये कहना होता है कि निकोटीन क्या करवाएगा? एक तरह का वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। और जब वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो कार्डिक आउटपुट जो होगी वो क्या होगी? एक तरह की वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, जस्ट इमेजिन करें, ठीक है। वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा और उसके नतीजे में हार्ट के अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें, एक मिनट बताता हूँ। देखें, ये बेबी है, ठीक है, और ये मदर है। किधर है मदर? किधर है मदर? जनाब इधर है, ठीक है। मदर से बेबी को ब्लड मिलता है। अगर फॉर एग्जांपल आप खुद सोचें कि अगर ये वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रही है तो बेबी को जो ब्लड मिल रहा है वो कम मिल रहा है। जब बेबी को ब्लड कम मिल रहा है तो बेबी की ग्रोथ क्या होगी? कम होगी। बेबी ग्रो नहीं करेगा, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी, ठीक है। और बेबी के अंदर जो ब्लड है जब वो कम जा रहा है तो बेबी के हार्ट के अंदर जो ब्लड जाएगा वो भी कम जाएगा। जब बी के हार्ट के अंदर ब्लड कम जाएगा तो बेबी का जो हार्ट होगा वो ब्लड को बाहर जो पंप करेगा वो भी कम करेगा, तो कार्डिक आउटपुट क्या होगी? कम हो जाएगी। और जब कार्डिक आउटपुट कम होगी तो आपने क्या कहना होता है कि आपके जो टिश्यूज होते हैं बेबी के वो सही तरह ब्लड ले नहीं सकेंगे, ऑक्सीजन ले नहीं सकेंगे। तो इसके नतीजे में आपने कहना होता है कि क्या हो सकता है? इसके अंदर दो तरह की डिजीज हम देखते होते हैं। वो क्या? पहले नंबर पे आपने कहना है सडन इन्फेंट्स डेथ सिंड्रोम आप देखते हो, जिसको हम कहते हैं सिड्स, क्या कहते हैं एक तरह का सडन इन्फेंट्स डेथ सिंड्रोम देखते होते हैं। आपने ये कहना है क्या देखते हैं? का सडन इन्फेंट्स डेथ सिंड्रोम देखते होते हैं। दूसरे नंबर पे आप क्या देखते होते हो? आपने कहना है एडीएचडी। आप एडीएचडी क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन, ए से अटेंशन, डी से डेफिसिट, एच से हाइपर एक्टिव, डी से डिसऑर्डर। तो आपने कहना इसके अंदर हम क्या देखते हैं? एडीएचडी देखते हैं, जिसको हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं बच्चों, ठीक हो गया। ये आपको पता होना चाहिए। ये किसके अंदर देखते हैं? अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसी माँ जो कि स्मोकिंग करती हो उसके अंदर आप क्या देख सकते हो? सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम देखते हो बच्चों। आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर बच्चे की सोते सोते डेथ हो जाती है। बाप जो होता है वो साथ सूरट सूटा लगा रहा होता है एक तरह का, और जो माँ होती है, बाप जो होता है वो जनाब वो सूटा लगा रहा, और बच्चा जो है वो जनाब पास होया होता है। इसका ये भी एक तरह का इफेक्ट होता है, ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि बच्चा जो होता है उसकी अचानक डेथ हो जाती है, जो आपने याद रखनी है। तो आपने कहना है इसकी डेथ होगी, और अगर माँ जो है वो बहुत ज्यादा एक तरह का स्मोकिंग का इंटेक करे तो उसकी वजह से भी ये देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि आपका एक तरह का सिंड्रोम, इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहते हैं बच्चों। और दूसरे नंबर पे आपने कहना एडीएचडी भी देखने को मिलता है। ये दोनों चीजें हमको पता होनी चाहिए क्योंकि ये पूछा जाता है। आगे देखो बच्चों कि अगर आयोडीन का इंटेक किया जाए, देखो बच्चों, अगर आयोडीन ज्यादा या कम ली जाए इसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकती है, हाइपर भी हो सकती है, तो दोनों देखने को मिल सकती है, ठीक हो गया बच्चों। अगर माँ को डायबिटीज मेलाइटस है, माँ को अगर डायबिटीज मेलाइटस है ना तो इसके अंदर मल्टीपल डिसऑर्डर हैं। सबसे पहले आपने ये कहना है कि अगर माँ को डायबिटीज मेलाइटस है तो जो बच्चा पैदा होगा वो बड़े साइज का होगा, उसका जो साइज होगा वो ज्यादा होगा, और इस कंडीशन को हम कहते होते हैं मैक्रोसोमिया। क्या कहते हैं एक तरह का? आपने कहना है इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जो बच्चे का जो वजन होता है ना बच्चों, आपने कहना होता है कि तकरीबन आपका 4 से 5 किलो तक चला जाता है। कितना होता है एक तरह का? 4 से 5 किलो तक चला जाता है। तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि आपका मतलब कि मैक्रोसोमिया वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जो माँ का जो वजन होता है वो जनाब आपका एक तरह, बच्चे का जो वजन होता है वो 4 से 5 किलो तक जा सकता है। दूसरी बात आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, अगर कोई भी माँ जिसको डायबिटीज मेलाइटस हो, जिसको क्या एक तरह का डायबिटीज मेलाइटस हो, तो बच्चे के अंदर जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट हो सकता है वो क्या हो सकता है? किसी को पता है? शाबाश बच्चों। अगर कोई भी बंदा ये देखता है कि माँ जो है, अगर माँ जो है उसको डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है, तो बच्चे के अंदर आप क्या इफेक्ट देखोगे? मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। अब देखें, जब किसी भी बच्चे को एक तरह का, माँ को डायबिटीज मेलाइटस है तो यहाँ पे एक बेबी है,
तो ये बेबी के अंदर क्या जा रहा है, माँ से ही शुगर बच्चे के अंदर जाती है, ऐसे ही है। माँ से ही शुगर कहाँ जाती है, बच्चे के अंदर जाती है। तो जब आपकी शुगर ब्लड ग्लूकोज बेबी के अंदर जा रही है, कहाँ जा रही है, बेबी के अंदर जा रही है। ठीक हो गया बच्चों। अब आप खुद सोचो कि हाँ जी, जब माँ के साथ बेबी जुड़ा हुआ है तो बेबी के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या है, ज्यादा है। तो जब बेबी के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है तो बेबी के अंदर इंसुलिन पैदा होगी कि नहीं होगी, होगी इंसुलिन। क्योंकि जब भी आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होती है तो इंसुलिन पैदा होती है, और इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को क्या करती है, कम करती है बच्चों। अगली बात आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है। अब देखो, इस बच्चे को आपने माँ से सेपरेट कर दिया। जब इस बच्चे को आपने माँ से सेपरेट कर दिया तो अब माँ वाली जो ग्लूकोज बच्चे के अंदर आ रही थी, क्या वो आएगी, नहीं ना आएगी। तो इस बच्चे के अंदर जो ग्लूकोज है वो अब कम रहेगी या ज्यादा रह गई, कम रहेगी। तो अब इसके अंदर इंसुलिन तो उतनी ज्यादा हो रही है पैदा, इंसुलिन तो ज्यादा पैदा हो रही है। तो अब ये उसकी कंडीशन के अंदर क्या करेगा, ये और ग्लूकोज को कम कर देगा। तो आपने कहना है कि ये क्या करवाता है, हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है। तो कभी भी अगर देखा जाए कि माँ को अगर शुगर है ना, तो बच्चा जो पैदा हो रहा है उस बच्चे के अंदर आपने ब्लड ग्लूकोज लाजमी चेक करनी है, चाहे उसके अंदर जो मर्जी हो जाए। क्या काम करना है, आपने कहना है कि ब्लड ग्लूकोज आप लोगों ने लाजमी चेक करनी है बच्चों, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर है। तो ये आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, उसके अंदर आप क्या करते हो, ब्लड ग्लूकोज को लाजमी चेक करना है। उसके बाद जो माँ होगी जिसको डायबिटीज होगा, उसके बच्चे के अंदर दिल की बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद जनाब हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, वजन उसका ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये अपने रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है इवन, ताकि ये आपको पता होना चाहिए। कॉर्डर रिग्रेशन सिंड्रोम, कार्डिक डिफेक्ट इसमें देखते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट देखते होते हैं, मैक्रोसोमिया, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, ये मैंने बता दिया, पॉलीसाइथीमिया, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखते होते हैं। अब आते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर कि फॉर एग्जांपल आपको इस बात का पता होना चाहिए कि अगर हम ये देखें कि एक बंदा ऐसा है जिसको फिनाइल कीटोन, मैटरनल फिनाइल कीटोन यूरिया है। मैटरनल फिनाइल कीटोन यूरिया ये हमने पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिख लो बायोकेम, परेशान ये नहीं कि मैनू आंदा नहीं हैगा। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर अगर हम लगे रहे आगे, मैंने एक एक चीज़ को इतनी ज़्यादा लंबा एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम होता है जिसकी कम डेफिशिएंसी हो जाती है, और आपका फिनाइल एलानिन का जो लेवल होता है वो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। जब आपकी बॉडी के अंदर फिनाइल एलानिन का लेवल बढ़ता है तो फिनाइल एलानिन वो सब्सटेंस होता है जो आपकी बॉडी के अंदर आगे जाकर टायरोसिन के अंदर तब्दील होता है। टायरोसिन आपकी बॉडी के अंदर मेलानिन पिगमेंट बनाता है जिसकी वजह से हमें स्किन का कलर मिलता है। लेकिन आप खुद देखो कि अगर फिनाइल एलानिन आपका टायरोसिन के अंदर तब्दील नहीं होगा तो हमारी जो स्किन का जो कलर होगा, पिगमेंट जो होगा वो नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो स्किन का जो कलर होगा वो होगा एक तरह का बिल्कुल व्हाइट होना शुरू हो जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एल्बिनिज्म कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसके अंदर फेयर स्किन होगी बच्चे की, उसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हो जाएगी, दिल का प्रॉब्लम होगा, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस होगी। ये सारे का सारा हम ये देखते हैं बच्चों। तो आपने कहना है ये क्या होता है, एक तरह का मिटरनल फिनाइल कीटोन यूरिया। फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस होती है, माइक्रोसेफेली, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट हम देखते होते हैं। उसके बाद बच्चों देखो मिथाइल मैकरी, मैकोरी इसके अंदर आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, ये आपका होता है कि एक तरह का आपका न्यूरोटॉक्सिक होता है। क्या होता है, न्यूरो नर्व्स को। मिथाइल आपने कहना मरकरी जो होती है वो किसको डैमेज करती है, आपने कहना आपकी जो नर्व्स होती हैं उसको डैमेज करती होती है। और ये किसके अंदर पाई जाती है, फिश के अंदर पाई जाती है। आपने कहना एक्सरेज भी आपने नहीं करवाने बार बार। हमारे यहाँ क्या होता है कि माँ बाप जो है वो बार बार जो जाके एक्सरे करवाते हैं, ऐसा बच्चे के अंदर नहीं करवाना। अगर एक्सरे करवाना भी है तो हमेशा शील्ड को यूज करना होता है। ठीक हो गया, क्योंकि बच्चे के जो ऑर्गन है वो एक तरह के डैमेज ना हो। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई आपके टेरेटोजेनिक सब्सटेंस में से, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। शाबाश जी बच्चों, क्लियर है। टेरेटोजेनिक सब्सटेंस ये आपने एक तरह का रीड करना है बच्चों, और इसके अंदर कोई भी एक तरह का पॉइंट नहीं है। अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा कि हाँ जी जनाब ये है क्या। फॉर एग्जाम्पल जनाब, आप लोगों ने एक तरह का ये मुझे बताना है कि हाँ जी जनाब टेरेटोजेनिक सब्सटेंस होते क्या है बच्चों। अरे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मुनीर, ये जी सुता सर। है, जाग रहे हो, जाग रहे हैं, क्या बात, जाग रहे हो। जी, जी सर जाग रहा हूँ। अच्छा, समझ आ रही है क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। जी सर, समझ आ रही है। अच्छा एक बात पेट्रोजेनिक बता। सब्सटेंस। जी सर। अच्छा हाँ, अब देखो कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल है वो एक्ने के लिए कोई मेडिसिन ले रही है, और उस बच्चे के अंदर आप ये देखते हो कि एक तरह का आपने ये देखा कि क्लेफ्ट लिफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट और कार्डियोलॉजिकल अनोमलीज देखने को मिली। तो वो जो माँ थी वो कौन सी मेडिसिन ले रही थी। हाँ जी, सर विटामिन ए के सप्लीमेंट ले रही है सर वो। विटामिन ए आइसो। के सप्लीमेंट ले रही है जिसको हम कहते हैं यस सर। आइसोट्रेटिनोइन।
यस अगर सर। फॉर एग्जांपल कोई भी माँ ऐसी है जो कि एंड आपकी आपने कहना है कि हाँ जी जनाब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यूज कर रही है, कौन सी ड्रग यूज कर रही है? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यूज बच्चे कर रही है। तो माँ यस अगर सर। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यूज कर रही होगी तो उस बच्चे के अंदर आप क्या देखने को मिलता होता है? सर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। शाबाश। उसके बाद आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी के अंदर देखते हो नेजल हाइपोप्लेजिया स्टिपल्ड एपिफेसिस, ये किसके अंदर देखते होते हैं? नेजल हाइपोप्लेजिया स्टिपल्ड, आपने कहना है एपिफेसिस, ये क्या होती है? आपने कहना वारफरीन के अंदर। कौन सी जी ऐसी सर। मेडिसिन होती है जो कि ड्रग ऑफ चॉइस होती है बच्चों आपकी प्रेगनेंसी के दौरान? आपने कहना सेफ जो होती है वो एज ए एंटी कोगुलेंट। हेपरिन। हेपरिन सर। उसके बाद कौन सी ऐसी मेडिसिन होती है जो कि आपकी बॉडी को गुर्दों के अंदर करती होती है बच्चे के? अब गुर्दे नहीं सही एस बनने इनहिबिटर देती। सर। एस ए से इनहिबिटर। निपटर से कौन सी ऐसी मेडिसिन होगी जो बोन को और टीथ की डिस्कलरेशन करवाती है, टूथ डिस्कलरेशन, और उसके बाद आपने कहना बोन की ग्रोथ को रोकती है, उसका नाम क्या होता है? आपने कहना टेट्रासाइक्लिन। कौन सी ऐसी मेडिसिन होती है जो कि डेफनेस करवाती है, ऑटोटॉक्सिक होती है? आपने कहना अमाइनो ग्लाइकोसाइड स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी ऐसी मेडिसिन होती है जो कि वेजाइनल कार्सिनोमा करवाती होती है? आपने कहना डाई अथाइल स्टील बेस्ट्रोल। ठीक हो गया बेटा। अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे कि एक बच्चा आता है उसका थिन जो है वो जनाब आपका एक तरह का अपर लिप है, उसके बाद आपने कहना है आपने कहना है थिन फलिथरम है, आंखें जो है उसका बड़ा जो है वो जनाब एक तरह की छोटी सी हैं, उसके बाद वो ये कहे कि आपका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुई हुई, तो ये क्या है? आपने कहना है इसके अंदर अल्कोहल सिंड्रोम है। कोई ऐसा ये कहे कि प्लेसेंटल, फॉर एग्जांपल ये कहा जाए फीटल हाइपोक्सिया के अंदर है, फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं हुई, तो आपने कहना है कोकेन या स्मोकिंग की वजह से है। कोई ये कहे कि सिंड्रोम इनअप्रोप्रिएट डेथ सिंड्रोम हो चुका है, सिड्स जिसको हम कहते हैं, आपने कहा स्मोकिंग की कॉम्प्लिकेशन है, कभी ये कहा जाए, तो ये बातें आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को आने चाहिए बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश। हाँ जी बच्चों, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू। क्लियर है? शाबाश। हाँ जी, ओके जी, गुड हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं बच्चों। आगे जो फर्दर आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल हम जो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जी। जस्ट 1 मिनट यार। अच्छा जी, अब देखो बच्चों, ये है टाइप्स ऑफ एरर इन मॉर्फोजेनेसिस। टाइप्स ऑफ एरर इन मॉर्फोजेनेसिस जो होती है इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा वो वाले क्वेश्चन नहीं आते होते कि हाँ जी जनाब आपके पूछे जाएं कि आपसे कि बहुत ही मुश्किल कोई हो, ठीक हो गया। तो आपने कहना होता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक होता है लफ्ज आ जेनेसिस। आ का मतलब क्या है? एब्सेंस। जेनेसिस का मतलब क्या है? कि फॉर्मेशन ही ना होना। मतलब कि अगर किसी ऑर्गन की फॉर्मेशन ही ना हो तो वहां पर हम जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या करते हैं? एक तरह का आजेंसिस करते होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी बच्चों एग्जांपल ये होती है कि अगर कोई डॉक्टर या एग्जामिनर ये बात करे कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट आपके पास आता है पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को बताया जाता है कि उनका जो बच्चा उसका एक किडनी नहीं है, और ये कौन सा प्रोसेस है? उसके अंदर कौन सा प्रोसेस हुआ? तो आपने क्या आंसर देना है? आपने कहना उसके अंदर आजेंसिस का प्रोसेस हुआ है, ठीक है। मतलब कि एब्सेंट हो गया ऑर्गन मुकम्मल तौर पे, आपने ये कहना होता है। उसके बाद बच्चों आपने कहना होता है कि एक लफ्ज होता है जिसके अंदर आपने कहना है कि एक तरह का, इसके अंदर आजेंसिस के अंदर पता क्या होता है? कि जो आपके टिश्यूज बनाते हैं ना, जिसको हम कहते हैं ना प्राइमोर्डियल टिश्यूज, ये आपके एब्सेंट होते हैं। आजेंसिस के अंदर आपके जो प्राइमोर्डियल टिश्यूज होते हैं वो ही एब्सेंट होते हैं बच्चों। दूसरी बात जो आप लोगों ने अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी है वो ये होती है बेटा, आपने ये कहना होता है कि एक जो दूसरी चीज होती है वो होती है आप्लेजिया। आप्लेजिया का मतलब क्या होता है? आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर प्राइमोर्डियल टिश्यूज हैं। आप्लेजिया के अंदर क्या होता है? एक तरह का, आपने कहना है कि एक तरह का आपके टिश्यूज हैं, ठीक हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या बना? आपने कहना है कि एक तरह का जो टिश्यूज हैं वो नॉन फंक्शनल है। वो क्या एक तरह का? आपने कहना है कि आपके एक तरह का नॉन फंक्शनल है, वो डेवलप नहीं हुए। इसकी एग्जांपल क्या है? मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि एक फीमेल है, ठीक हो गया बच्चों। उसके अंदर जो ओवरी है ना, ओवरी, ठीक है, ओवरी उसके अंदर आपको पता है कि ओवरी अगर इतनी सी है, ठीक है, ओवरी का काम क्या होता है? ओवम पैदा करना है, ठीक है। अब अगर एक फीमेल के अंदर ओवरी का बिल्कुल छोटा सा सेल है,
ठीक है, ये उसका जो प्राइमोर्डियल टिश्यूज है वो है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर ओवरी बनी नहीं है, ओवरी बनी नहीं है। समझ आ गई बच्चों, ओवरी बनी नहीं है, सिर्फ उसके अंदर प्राइमोर्डियल टिश्यूज हैं। तो आपने कहना है कि एब्सेंट ऑर्गन होगा, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, प्राइमोर्डियल टिश्यूज होंगे। तो अप्लेजिया का मतलब क्या हुआ, एब्सेंट ऑर्गन डिस्पाइट प्रेजेंस ऑफ द प्राइमोर्डियल टिश्यूज। तीसरे नंबर पे आपने क्या कहना, हाइपोप्लेजिया। बच्चों हाइपो का मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक हो गया। जैसा कि हमने क्या पढ़ा था, क्यूटिस अप्लेजिया पढ़ा था। क्यूटिस अप्लेजिया किस में देखते थे, शाबाश बच्चों ये बताइएगा। ओ भाई क्यूटिस अप्लेजिया किस में देखते थे, आपने कहना क्यूटिस अप्लेजिया हम देखते होते थे वो कंडीशन जिसमें मिथामिजोल देते थे टेरेटोजेनिक सब्सटेंस के अंदर। अगर किसी माँ को एक तरह का मिथामिजोल देते होते थे तो उसकी वजह से क्या होता था बच्चे के अंदर, आपने कहना क्यूटिस अप्लेजिया देख सकते थे। अब देखिए उसके अंदर मुकम्मल तौर पर स्किन एब्सेंट है, लेकिन उसके अंदर प्राइमोर्डियल टिश्यूज उसके अंदर होते हैं, ठीक हो गया बच्चों। तीसरे नंबर पे होता है हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ना एक ऑर्गन, जैसा समझे ये ओवरी बनी थी इतनी, ये ओवरी इतनी नहीं बनी, ये ओवरी इतनी बनी, इनकम्प्लीट ओवरी बनी, ठीक हो गया। तो अब देखें इस ओवरी से जो अंडा पैदा होता था वो होगा नहीं होगा। जब इस ओवरी से अंडा पैदा नहीं होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, आपने कहना है ये इनकम्प्लीट ओवरी होती है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रीकी ओवरी। क्या कहते हैं, एक तरह का स्ट्रीकी ओवरी। और स्ट्रीकी ओवरी आप किस में देखते हो, आपने कहना टर्नर सिंड्रोम में देखते हो। तो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता होता है, टर्नर सिंड्रोम के अंदर बच्चों, समझ आ गई है। और दूसरा मेल के अंदर क्या देखते होते हैं, आपने कहना क्लीन फिल्टर सिंड्रोम के अंदर हम ये देखते होते हैं, क्या देखते हैं, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम के अंदर आप देखते हैं हाइपोप्लेजिया का मतलब है कि आपका हाइपो मीन कम, प्लेजिया मीन सेल, आपका जो सेल है वो आपके छोटे हैं, आपने ये कहना है, ठीक होगा बच्चों। या फिर एक तरह का दूसरी बात अभी हम देखें कि बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, जो कि हमने ये देखा कि हाँ जी जनाब इसके अंदर ये चीज सारी की सारी चीजें आती होती हैं, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो बनते होते हैं। आगे आपको पता होना चाहिए कि आगे कौन से पॉइंट है। आगे हमने देखना होता है डिसरप्शन। अगर कभी भी ये कहा जाए कि लफ्ज डिसरप्शन का मतलब क्या है, तो आपने ये कहना होता है बच्चों कि लफ्ज जो डिसरप्शन होता है उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर एक ऑर्गन जो है वो नॉर्मल डेवलप हो रहा है, समझ आ रही है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें, नॉर्मल ऑर्गन जो है डेवलप हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई दरमियान में एक्सटर्नल चीज आती है और उसकी डेवलपमेंट को डिस्टर्ब कर देती है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो कि यहाँ पे जनाब आपका एमनियोटिक कैविटी इस तरह ये बन रही है, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर ये बनते बनते इसके दरमियान में इस तरह कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, तो अब ये क्या होगा कि ये जो रास्ता इधर से इधर जा रहा था ये इधर से आगे नहीं जाएगा, और आपने कहना ये इधर से इस तरह ऐसे हो गया, ठीक हो गया, क्या हो गया, एक तरह का ऐसे हो गया। तो अब ये क्या हुआ, आपने कहना इसको हम कहते हैं डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब क्या है, आपने कहना है कि इसके अंदर पहले ऑर्गन नॉर्मल बन रहा था और बाद में डैमेज हो जाए, इसको आप कहते हैं डिसरप्शन। तो डिसरप्शन क्या है, आपने कहना कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर किसी भी बंदे के अंदर ऑर्गन जो है वो एक तरह का डैमेज हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे कि आपका डिसरप्शन कहते हैं। और इसकी एक एग्जांपल देते होते हैं एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम। एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम क्या होता है बच्चों, आपने कहना होता है कि एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम वो होता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर कभी भी आपको ये पता होना चाहिए कि एक बंदा है, ठीक हो गया, उसके अंदर जो आपका एक तरह का एमनियोटिक, ये एमनियोटिक कैविटी है, ठीक है, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन होती है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये एक तरह का आपने कहना होता है यहाँ से ब्लड की सप्लाई जा रही है, क्या होता है, एक तरह का ब्लड की सप्लाई इधर से जा रही है, ये सारा का सारा है, आपके टिश्यूज जो वो ब्लड से सप्लाई ले रहे हैं। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा जी, अगर यहाँ पे एक बैंड आ जाए तो क्या आगे ब्लड अब जाएगा, नहीं जाएगा। जब आगे ब्लड नहीं जाएगा तो क्या आपके जो लिम्स होंगे, क्या आपकी जो बॉडी होगी वो ब्लड को रिसीव कर सकेगी, नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपने कहना है कि वो वाला जो हिस्सा होगा वो बनेगा ही नहीं, वो बनेगा नहीं, उसकी एम्पुटेशन हो जाएगी, क्योंकि एक तरह की एम्पुटेशन हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम कहते होते हैं बच्चों। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये किस में देखते हैं, ये डिसरप्शन में देखते हैं, किस में देखते हैं, डिसरप्शन में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो डिसरप्शन है क्या, सेकेंडरी ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू विद नॉर्मल डेवलपमेंट पोटेंशियल, यानी कि पहले डेवलपमेंट सही हो रही थी, लेकिन एकदम क्या हुआ कि हाँ जी जनाब आपने कहना है कि वो डेवलपमेंट उसकी खराब होगी, उसको मैंने कहना है कि ये क्या होता है, एक तरह का डिसरप्शन होता है बच्चों, ठीक हो गया बच्चों। अब हम आते हैं एक और पॉइंट की तरफ जिसको हम कहते होते हैं कि फॉर एग्जांपल बच्चों डिफॉर्मेशन। तो अब आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली डिफॉर्मेशन होता क्या है। ये बात जो डिफॉर्मेशन होती है, आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब कि डिफॉर्मेशन वो कंडीशन है जिसके अंदर नॉर्मल स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक हो गया, लेकिन अब ये ना उसके अंदर तो बनता ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल एक डिसरप्शन का मतलब क्या था, कि बन रहा था और फिर वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा डिफॉर्मेशन के अंदर, इसके अंदर भी एक्सट्रिंसिक फैक्टर होगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन जो बनेगा ना वो अब नॉर्मल बनेगा।
क्या बनेगा, एक तरह का अब नॉर्मल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का हाथ बन रहा था, ठीक है, हाथ बन रहा था इस तरह, ये हाथ बन रहा है, ठीक है, और इस हाथ के अंदर आपने देखा कि कोई ना कोई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आया। अब इसके अंदर हाथ तो बन गया, लेकिन आपने कहना है कि जो बच्चा पैदा होगा उसकी फिंगर्स जो होंगी वो बिल्कुल छोटी छोटी होंगी। तो आपने क्या कहा, एबनॉर्मल हो गई, ठीक होगा, शेप जो होगी वो एक तरह की एबनॉर्मल होगी बच्चों, सिंपल सी बात है। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, अगर फॉर एग्जाम्पल शेप एबनॉर्मल हो और उसके अंदर बनी हो, ये नहीं कि ना बनी हो, बनी हो और शेप नॉर्मल हो, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते होते हैं, आपने कहना है कि डिफॉर्मेशन कहते होते हैं, ठीक हो गया बच्चों। आपने कहना डिफॉर्मेशन कहते हैं बच्चों। उसके बाद आपने कहना है कि अगर अंदर से ही कोई ऑर्गन सही तरह नहीं बना, होंठ नहीं सही बना, ठीक है, या फिर एक तरह का क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट हो गया, इसको हम कहते होते हैं मेलफॉर्मेशन, यानी कि अंदर से ही सही तरह नहीं बन रहा। उसके बाद आपने कहना होता है पोर्टर सीक्वेंस। पोर्टर सीक्वेंस का मतलब क्या है कि अगर कोई एक ऑर्गन ही सही तरह नहीं बन रहा, अगर एक ऑर्गन सही तरह नहीं ना बना, तो आगे जो चीजें उससे बननी थी वो सही तरह नहीं होगी। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आपकी किडनी का काम क्या था, यूरिन बनाना, यूरिन बनाना, एमनियोटिक फ्लूइड बनाना। एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या था, बच्चे को प्रोटेक्ट करना। बच्चे को प्रोटेक्ट करके क्या काम करता था, ये एज अ क्वेश्चन के तौर पर काम करता था। अब देखो कहाँ पे प्रॉब्लम है, सिर्फ एक जगह पे प्रॉब्लम है कि आपका किडनी सही तरह नहीं बना। तो जब आपका किडनी सही तरह नहीं बना, तो क्या एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनेगा। और जब आपका एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनेगा तो बच्चा प्रोटेक्ट होगा नहीं होगा, बच्चे के ऊपर क्या होगा, प्रॉब्लम्स होंगे। तो आपने कहना ये सीक्वेंस है, पहले नंबर पे किडनी नहीं बना, पहले किडनी बनता था, यूरिन बनता था, एमनियोटिक फ्लूइड बनता था, बच्चा प्रोटेक्ट होता था। अब क्या होगा, किडनी है ही नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा, माँ जो होगी वो बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, बल्कि बच्चा जो होगा वो एक तरह का डैमेज होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, आपने कहना सीक्वेंस कहते हैं, आपने कहना एक तरह का सीक्वेंस कहते हैं बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई हो, इसको हम कहते हैं पोर्टर सीक्वेंस की एग्जांपल लेते होते हैं, वरना हम देख लेते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई, बंदा पूछ सकता है। शाबाश, हाँ जी बच्चों, क्लियर है। जी अभी हम ये देख लें, कंजाइनटल टॉर्टिकुलस ये क्या है। और बच्चे, कंजाइनटल या न्यूनेटल टॉर्टिकुलस का मतलब ये होता है कि जब किसी बच्चे के अंदर ना, सिंपल सी बात है कि आपका जो स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड होता है ना, जो मसल होता है, ठीक है, ये आपका पाया जाता है। और इसके अंदर किसी भी वजह से अगर रुकावट आ जाए, ठीक है, जब ये रुकावट आ जाएगी तो स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड सही तरह नहीं बनेगा, तो जो हेड होगा वो एक साइड की तरफ टिल्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टॉर्टिकुलस कहते हैं। बर्थ ट्रॉमा की वजह से भी आप ये देख सकते होते हो, ठीक है। तो आपने कहना इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक तरह का न्यूनेटल टॉर्टिकुलस कहते हैं बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, न्यूनेटल टॉर्टिकुलस, ये आपको पता। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली कि इसके अंदर ये होता है, फलां होता है, ये फारा का सारा। अब हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं, और ये कंजाइनटल टॉर्टिकुलस का मतलब क्या है, जिसमें हम डिफॉर्मेशन देखें, मतलब कि आपका प्रेशर की वजह से आपका जो स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल है वो बना है, लेकिन वो बना सही नहीं है। तो इसकी वजह से हम कंजाइनटल, आपने कहना टॉर्टिकुलस देखते होते हैं बच्चों। आगे आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल न्यू नेटल एब्सटिनेंस सिंड्रोम क्या होता है, क्योंकि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम तो हमने कर लिया है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं कि न्यू नेटल एब्सटिनेंस सिंड्रोम क्या होता है बच्चों, इसको देखते हैं। अब देखें, एक बात आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है कि न्यूनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम जो होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले बच्चों आपने कहना है कि ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर एक माँ के अंदर क्या है कि वो अपोइड इनटेक कर रहा हो, क्या कर रही है वो, एक तरह का आपने कहना है कि हाँ जी जनाब अपोइड इनटेक कर रही हो। कोई भी माँ अगर अपोइड इनटेक बार बार कर रही है, तो आपने कहना है कि वो जो ओपीएम होगा वो कहाँ जाएगा, बच्चे के अंदर जाएगा। और बच्चा क्या होगा, आपने कहना बच्चा जो होगा वो एक तरह का, आपने कहना उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब बच्चा जो है वो ही आपके पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आफ्टर बर्थ क्या होगी, आफ्टर बर्थ बच्चा तो अलग हो गया, तो बच्चे को क्या एक तरह का पॉइंट मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा। जब बच्चे को पॉइंट नहीं मिलेगा तो पॉइंट की वजह से क्या होगा, विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे बच्चे के अंदर। बच्चे के अंदर क्या आएंगे, एक तरह का विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। और जब बच्चे के अंदर आप विड्रॉल सिम्टम्स देखेंगे तो उसकी वजह से आप इसको कहते होते हो कि न्यू नेटल अब्स्टिनेंस सिंड्रोम। आपने क्या कहा बच्चों, एक माँ है, वो ओपीएम इनटेक करती है, ठीक हो गया।
वो क्या करती है, एक तरह की ओपियम इनटेक करती है। जैसे एक माँ अगर ओपियम इनटेक कर रही है तो आपने क्या कहना होता है कि ओपियम साहब जो होते हैं वो एक तरह का बच्चे के पास भी चला जाता है, क्योंकि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है। अब ओपियम जैसे बच्चे के पास जाता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है, तो माँ बच्चा जो होता है ना वो खुद अपोइड का एडिक्टेड हो जाता है, आप ये समझें। अब आप खुद सोचें कि फॉर एग्जाम्पल जब माँ सेपरेट हो जाएगी तो क्या बच्चे को ओपियम मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब उसको नहीं मिलेगी तो वो फिर को अपोइड विड्रॉल सिंड्रोम देखता है। और अपोइड विड्रॉल सिंड्रोम का जो दूसरा नाम होता है वो न्यूनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम होता है, कहता है एक तरह का न्यूनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम कहते होते हैं। इसके अंदर बच्चे को क्या होगा, आपने कहना बच्चा क्राइंग करेगा हाई पिच के साथ, क्या करेगा, एक तरह की पिच उसकी क्या होगी, एक तरह की ज्यादा होगी, नंबर वन। नंबर टू, आपने कहना है बच्चे को क्या होगा, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होगा, टैकीपनिया होगा, टैकीकार्डिया होगा। नंबर थ्री, आपने क्या कहना होता है, बच्चे को फीवर होगा, स्वेटिंग होगी इसके अंदर। उसके बाद आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर तीन तरह के मेनली प्रॉब्लम बनते हैं, सीएनएस के, एएनएस के और जीआई के। ठीक है, जीआई के मतलब क्या, जीआईटी के, बंदे को नोजिया वॉमिटिंग होता है बच्चे को, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना होता है कि इसके अंदर ऑटोनॉमिक जो सिम्टम्स बनते हैं वो क्या है, ऑटोनॉमिक वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसा कि स्वेटिंग होना, फीवर होना, ये सारा ठीक हो गया, डरना। उसके बाद सीएनएस, सीएनएस के जो होते हैं, बच्चा क्राई करता है बहुत ज्यादा। उसके बाद आपने कहना ब्रीथिंग प्रॉब्लम इसको मिलती है। ठीक है, तो ये आप ये कह सकते हो बच्चों। और कभी भी अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब ट्रीटमेंट आपने किससे करना है, मेथाडोन दे सकते हो, मॉर्फिन दे सकते हो। क्या देखता है ना का, मेथाडोन दे सकते हो, मॉर्फिन दे सकते हो। और बचाया कैसे जा सकता है, और भाई बचाया इस वजह से जा सकता है कि जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल है ना, उन माओं की स्क्रीनिंग की जाए कि वो कहीं अपोइड तो नहीं लेती। ठीक है, अगर वो लेती हैं तो फिर उनको पकड़ा जाए या उनसे एक तरह का रोका जाए कि आपने एक तरह का ये नहीं लेनी। अब बातें हैं बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या है, न्यूरल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम है। यहाँ पे आप देखते हो बच्चों क्या है, कम्प्लेक्स डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग द सीएनएस एएनएस। आपने कहना होता है बच्चों कि एक तरह का सीएनएस एएनएस, आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर क्या होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सीएनएस एएनएस और जीआईटी सिम्टम्स होंगे। सेकेंडरी टू मैटरनल सब्सटेंस यूज मोस्ट कॉमनली अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक हो गया, न्यू बोर्न में प्रेजेंट विद अनकोऑर्डिनेट सकलिंग, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, हाई पिच्ड क्राइंग, ट्रेमर्स, टैकीप्निया, स्नीजिंग, डायरिया एंड पॉसिबली सीजर। मतलब कि उसके ब्रेन के सिम्टम्स भी आ गए। जीआईटी के क्या हुआ, वॉमिटिंग, नोजिया, डायरिया आ गया जीआईटी के सिम्टम्स। ठीक हो गया। एएनएस के अंदर क्या होते हैं जो उसकी कंट्रोल में नहीं होते, जैसा कि फॉर एग्जांपल उसके सीजर होना, उसको पसीना आना, ये वाले। ब्रेन के सिम्टम्स कौन से, जैसा कि झटके लगना, तीनों चीजें इकट्ठी, टैकीपनिया, टैकीकार्डिया, ट्रेमर्स, ये सारे आपने कहना है। तो इसको हम कहते हैं न्यू नेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम कहते हैं बच्चों। मतलब बच्चा जो है वो फीड भी सही नहीं कर रहा, सकलिंग रिफ्लेक्स भी कम है, बच्चा रो भी बहुत ज्यादा रहा है। उसके बाद बच्चा जो है वो जनाब एक तरह का स्नीजिंग करता है, डायरिया करता है। तो आपने कहना इस कंडीशन को हम कहते हैं न्यू नेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम कहते हैं बच्चों। ट्रीटमेंट क्या है, आपने कहना मेथाडोन, मॉर्फिन, या एक तरह का आपने कहना है कि बुप्रेनॉर्फिन देते हैं। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग जो आपने लाजमी करनी है, ताकि माँ के अंदर आप देख सको किसी तरह को बच्चे के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जिसका यहाँ तक कोई एक सिंगल भी क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, कोई ऐसा बच्चा जिसका यहाँ तक कोई एक सिंगल क्वेश्चन बंदा पूछ सकता है, शाबाश। जी बच्चों क्लियर है। आगे आ जाओ बच्चों, प्लेसेंटा की तरफ के प्लेसेंटा साहब क्या करते होते हैं। फिर आते हैं एमनियोटिक फ्लूइड की तरफ। देखो बच्चों, हमने एक चीज आप लोगों से पहले डिस्कस की हुई है कि फॉर एग्जांपल के प्लेसेंटा के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, पहले नंबर पे परेशान नहीं होना इंशाल्लाह, ये आपका रमजान गुजर जाए ना, आपका एमबीबीएस खत्म करवा देना है। बस आप लोगों ने एक्टिवली बैठना है। ओ भाई, 4 सब्जेक्ट थोड़े महीने च खत्म ने इंशाल्लाह, वो भी अच्छे वाले, कहानी वाले नहीं, सही वाले। आपकी गायनी ऑप्स खत्म है, आपकी पीड्स खत्म है, आपकी एंटी ऑफ तो लगी जानी है इंशाल्लाह। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं एक तरह का, आपने कहना है, एक मिनट यार, और ये एक चीज है कि रेगुलर रहिएगा, क्योंकि अगर आप लोग रेगुलर रहोगे ना तो माशाल्लाह मैं भी रेगुलर रहूंगा। अगर आप लोग रेगुलर नहीं ना रहोगे तो फिर मेरे भी रेगुलर रहने में प्रॉब्लम होगा होता है, क्योंकि ये चीजें इफेक्ट होती हैं कि अगर जो स्टूडेंट है ना वो अपना कोऑपरेट बहुत 100% दिखाता है ना, तो जो टीचर होता है वो भी कहता है यार वेरी गुड हो गया, सही काम चल रहा है। एक मिनट बच्चों, ना ना,
ये चार्जिंग पे लगा लूं। अच्छा जी। अभी हम देखते हैं प्लेसेंटा को, कि प्लेसेंटा है क्या। ओ भाई, आपने कहना है कि प्लेसेंटा एक माँ और बच्चे के दरमियान में एक ऑर्गन है। ठीक है, माँ और बच्चे के दरमियान में है, जो कि काम क्या करता है कि माँ से जो खुराक है वो बच्चे को देता है, और बच्चे के अंदर से जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो निकाल के माँ की तरफ लेके आता है। आई समझ के नहीं आई? आपने क्या कहना होता है कि इसके अंदर क्या होता है, अब आप खुद सोचो। ये माँ की सर्कुलेशन लिखा हुआ है, मदर मैटरनल सर्कुलेशन लिखा हुआ है, बच्चों मैटरनल सर्कुलेशन। तो माँ से क्या देगा, ऑक्सीजन, आपका वाटर, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, इंट्रावेनस आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन, ड्रग्स, वायरस। माँ से कहाँ जा रहा है, बच्चे के अंदर जा रहा है। ठीक है, और बच्चे से क्या मिलेगा, फीटर से क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, यूरिया और हार्मोन्स। तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो एक तरह के माँ से कहाँ जा रहे हैं, बच्चे से कहाँ जा रहे हैं, माँ के अंदर जा रहे हैं। और माँ से जो खुराक है, जो ऑक्सीजन है, वो सारा कुछ कहाँ जा रहा है, बच्चे के अंदर जा रहा है। और वो कहाँ जा रहा है, वो किसकी मदद से, प्लेसेंटा के जरिए जा रहा है। सिंपल सी बात है। तो आपने कहना है कि इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, एक तरह का आपने कहना ये देखा जाता है। और जो फीटल की साइड पे होता है उसको हम क्या कहते हैं, फीटल की साइड के ऊपर बच्चों आपने कहना है कि जो प्लेट होती है, इसको हमने कहना होता है कि ये क्रोनिक प्लेट होती है। कौन हम कहते हैं, एक तरह का कोरियोनिक प्लेट होती है, जो फीटल की साइड पे होती है। जो माँ की तरफ होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको आपने कहना बेजल प्लेट है। जो माँ की तरफ होगी उसको आपने क्या कहना है, आपने कहना उसको हम कहते हैं बेजल प्लेट। ठीक है, ये देखें, ये बेजालिस है कि नहीं है। बजालिस का मतलब क्या है, बेजल, ये कहाँ है, ये माँ की तरफ है। माँ की तरफ क्या है, बजालिस है। और बच्चे की तरफ क्या है, ये आपने कहना कोरियोन, ये कोरियोनिक है। बच्चे के अंदर कोरियोनिक है और माँ की तरफ क्या है, आपने कहना बजालिस है। यहाँ पे देखिए डेसिड्यूल बजालिस कहाँ पे है, डिराइव फ्रॉम द एंडोमीट्रियम। तो एंडोमीट्रियम कहाँ है, ओ भाई माल है। समझ आ रही है, एंडोमीट्रियम का माल है। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, कि जो आपका प्लेसेंटा होता है उसके अंदर दो लेयर्स होती हैं, एक माँ की तरफ होती है और उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का बजालिस, और वो क्या होती है, एंडोमीट्रियम से बनती होती है, मैटरनल ब्लडी लकूना। और दूसरे नंबर पे आपने क्या कहना होता है, आपने कहना होता है बच्चों कि हाँ जी जनाब, कि जो कोरियोन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो आपने कहना है कि वो होता है जनाब आपका एक तरह का बच्चे की तरफ, वो आपने कहना है। जो आपका क्रोनिक वलाय होता है, आपने देखा ना एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं क्रोनिक वलाय। बच्चों जो आपका क्रोनिक विलाय होता है ना, इसका जो मेन काम होता है वो गैसेस को एक्सचेंज करना होता है। और ये आपका दो तरह के आपने कहना है लेयर्स के ऊपर मुश्तमल होता है। एक जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है बच्चों। और जो दूसरी लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। जो आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है ये आपकी अंदर की लेयर होती है, और सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट वो होती है जो अंदर धंसी हुई होती है, और ये क्या काम करती है, बीटा एचसीजी पैदा करती होती है। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बच्चों बताया हुआ है। तो मैंने सर क्या जी, कहा कि हाँ जी, जी जी, आपका टैब चार्ज नहीं हो रहा है, बंद होने वाला है। थैंक यू जी। आज अब्दुल्ला जेड़ा ना एक्टिव बैठा होया है ना, मतलब अब्दुल्ला एक्टिव है, मैंने सी कि अब्दुल्ला एक्टिव नहीं है, किते इतना सी है, क्यों जी। अच्छा जी, तो हमने क्या कहना है, हमने ये बात अपने ज़हन के अंदर बच्चों रखनी है कि फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर क्या होता है। आपने कहना है कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपने कहना फीटल कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, विलाय होते हैं, और उसके बाद ये विलाय किससे कवर होते हैं, आपने कहना दो लेयर से। एक होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक कौन सी होती है, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो इनर लेयर है। ठीक है, तो वो क्या काम करती है, वो सेल्स को पैदा करती है। और जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है वो क्या है, वो आपने कहना वो आउटर लेयर है, और वो क्या काम करती है, वो बीटा एचसीजी पैदा करती है। एक बात अपने जहन के अंदर रख लो बच्चों, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जब हम इसकी एम्ब्रियो गायनी पढ़ेंगे, वहां पर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आपका जब फीमेल का वो सारे का सारा सिस्टम चल रहा होता है ना, उसके अंदर एक चीज आती है जिसको हम कहते होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। जब भी फॉर एग्जाम्पल फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है ना, तो आपने कहना होता है कि उसके नतीजे में ना कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जो बीटा एचसीजी जो होता है ना बच्चों, वो पैदा होता है, और ये जो बीटा एचसीजी होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कॉर्पस ल्यूटियम आपका मेंटेन रहे ना, तो बीटा एचसीजी जो होगा वो आपका पैदा होगा। जैसे जैसे बीटा एचसीजी पैदा हो रहा है ना, तो वो बीटा एचसीजी ये बताता होता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है।
फीमेल प्रेग्नेंट है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई भी कपल जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स तो कर रहा है लेकिन बीटा एचसीजी का लेवल नहीं बढ़ा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों कि क्या है, दो लेयर्स हैं। फीटल कंपोनेंट कौन कौन से हैं, आपने कहना साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंचियोट्रोफोब्लास्ट। साइटो क्या होता है, इनर लेयर होती है, सेल्स पैदा करते हैं। आउटर लेयर क्या होती है, क्रोनिक विलाय होते हैं, सेंसिटाइज हार्मोन बीटा एचसीजी करते होते हैं। एलएच की तरह होते हैं, स्टिमुलेट कॉर्पस ल्यूटियम करते होते हैं, सेक्रीट प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। लैक MHC1 एक्सप्रेशन, लो चांस ऑफ अटैक बाय मैटरनल इम्यून सिस्टम। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल इनके अंदर आपने कहना है कि जो माँ का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो एंटीबॉडी आईजीजी होती है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के अंदर जा रही होती है ना, तो अगर MHC1 एक्सप्रेशन जितना कम होगा ना, MHC1 एक्सप्रेशन जो बच्चे का जितना कम होगा, तो माँ की जो एंटीबॉडीज होंगी वो बच्चे के ऊपर अटैक नहीं करेंगी। तो उसने ये लिखा हुआ है कि लैक MHC1 एक्सप्रेशन, लो चांस ऑफ अटैक बाय मैटरनल इम्यून सिस्टम, ये आपने कहना है। डेसिडुअल लेयर आपकी होगी बच्चों, गैसेस एक्सचेंज मैंने बता दिया। आपने कहना है कि प्लेसेंटा मेन वो जगह होती है जहां पे क्या होती है, एक तरह की गैसेस का एक्सचेंज होता है। आपने मेन पॉइंट्स के याद रखने हैं। आपको पता होना चाहिए कि बीटा एचसीजी कहां से पैदा होता है, सिंचियो ट्रोफोब्लास्ट। सिंचियो ट्रोफोब्लास्ट से जो बीटा एचसीजी पैदा होता है वो क्या काम करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। कॉर्पस ल्यूटियम उसके बदले में क्या पैदा करता है, बीटा एचसीजी ने क्या काम किया, आपने कहना है कि एक तरफ से बीटा एचसीजी था, इसने काम किया कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया। कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या काम किया, प्रोजेस्टेरोन पैदा किया। ये जो प्रोजेस्टेरोन होगा वो क्या काम करेगा, आपने कहना प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। क्या होता है एक तरह का, आपने कहना प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन होता है बच्चों। इसका जो काम होता है वो क्या है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, ये फीटस को देता है और फीटस से कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और गंदे जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो एक तरह के लेता है। उसके बाद आपने कहना है कि बच्चे के अंदर जो आपका इम्यूनोलॉजिकल एक्सप्रेशन उसको कम करता है ताकि एक तरह का अटैक ना हो, ये आपने कहना होता है। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने अपने जहन के अंदर रखना है कि कौन कौन सी चीजें आती हैं और इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का प्लेसेंटा कहते हैं बच्चों। और इसके अंदर क्या होता है, आपने कहना अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, अम्बिलिकल वेन्स होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं बच्चों वो क्या है, वो है जनाब आप लोगों का एक तरह का एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है बच्चों। इसको भी हम देखेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड है क्या। तो एक बात आप लोगों ने अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी है कि एमनियोटिक फ्लूइड वो कंडीशन होती है जो कि किडनी से आपका फ्लूइड बनता होता है, उस फ्लूइड को हम क्या कहते होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं बच्चों। तो अगर किडनी से कोई भी अगर आपका फ्लूइड बनेगा, उस फ्लूइड को आप क्या कहोगे, एक तरह का एमनियोटिक फ्लूइड कहोगे। अब मेरी बात को थोड़ा सा बच्चों गौर कीजिएगा जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपने ये कहना होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, कि अगर फॉर एग्जांपल आपका किडनी से जो यूरिन बनता होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का एमनियोटिक फ्लूइड कहते होते हैं। मोर देन 90% जो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है वो किससे बनता है, किडनी के यूरिन से। किसके, किडनी के यूरिन से बनता है। 10% जो होता है वो आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम से बनता होता है। किससे बनता है, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम से बनता है। तो आपने ये कहना होता है बच्चों कि अगर कोई बंदा, जिस बंदे के अंदर आपका ये देखो कि किडनी से इतना नहीं बना हुआ, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जब उसके अंदर किडनी से इतना नहीं बना होगा तो किडनी से यूरिन बनता था, क्या अब यूरिन बनेगा, नहीं बनेगा। जब यूरिन नहीं बनेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा, कम्युनिटिक फ्लूइड बनेगा, नहीं बनेगा। तो आपने कहना है कि जब आपका कम्युनिटिक फ्लूइड नहीं बनता तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओलिगोहाइड्रोमिनस कहते हैं। और किस किस कंडीशन के अंदर ओलिगोहाइड्रोमिनस दे सकते हैं, जिसके अंदर किडनी नहीं बनेगा, जिसके अंदर यूरिथ्रल वाल्व की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, जिसके अंदर जनाब आपका किडनी जो होगा वो यूरिन को बाहर निकालने में प्रॉब्लम करेगा। ठीक हो गया, यानी कि यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उस वजह से यूरिन बाहर नहीं निकल रहा, इस वजह से हो सकता है। तो आपने कहना है, तो इस सारी कंडीशंस को हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनस के साथ एसोसिएटेड। क्या टू लिटिल एमनियोटिक फ्लूइड एसोसिएटेड विद प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, प्लेसेंटा को ब्लड कम मिल रहा है या किडनी से इतना नहीं हो रहा, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व की ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि यूरिन बाहर निकल ही नहीं रहा किडनी से, ये प्रॉब्लम उसको कहते हैं। और इस कंडीशन की वजह से हम क्या देखते हैं, पोर्टर सीक्वेंस देखते होते हैं। पोर्टर सीक्वेंस के बारे में आपने परेशान नहीं होना बच्चों। अब आप खुद सोचो कि जब किडनी आपका यूरिन जो होगा वो पैदा नहीं हो रहा बच्चे के अंदर, जब बच्चे के अंदर यूरिन पैदा हो ही नहीं रहा, तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होगा वो एक तरह का यूरिन पैदा नहीं हो रहा ना, एमनियोटिक फ्लूइड कम है। तो जब आपका एमनियोटिक फ्लूइड ही कम है तो अब मुझे आपने बताना है कि ये जो यूट्रस है, यहाँ पे जो बेबी पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या पड़ा है, एक तरह का बेबी पड़ा हुआ है। ये जो बेबी पड़ा हुआ है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बेबी यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस बेबी को एक तरह का क्वेश्चन के तौर पर अब एमनियोटिक फ्लूइड काम कर सकेगा, नहीं, क्योंकि ये कम है। तो जो माँ होगी वो बच्चे को कंप्रेस करेगी। जब माँ बच्चे को कंप्रेस करेगी तो बच्चा जो होगा उसकी हड्डियां सही तरह नहीं बनेगी, फेस जो होगा वो भी फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट नोज होगा, ट्विस्टेड नोज, ट्विस्टेड आपने कहना ईयर्स हो जाएंगे। उसके बाद आपने कहना क्लब फुट हम देख सकते हैं। उसके बाद आपने कहना कि लंग्स भी इसके अंदर सही तरह नहीं बनते, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ
पोर्टर सीक्वेंस का जो पेशेंट होता है उसके अंदर रिस्पिरेटरी फेलियर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों, जो बच्चा एक तरह का एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है ना और वही उसको स्वॉलो करता है, तो स्वॉलो करके वो कहाँ जाएगा? पेशेंट के एसोफेगस के अंदर, एसोफेगस के कहाँ जाएगा? स्टमक के अंदर। अब आप खुद सोचो कि अगर फॉर एग्जांपल इसका ब्रेन ही सही तरह नहीं बना हुआ तो क्या स्वॉल्विंग प्रोसेस इसका एक्टिव है? नहीं। अब आपका एमनियोटिक फ्लूइड तो बन रहा है लेकिन स्वॉल्विंग प्रोसेस एक्टिव नहीं है, जिस वजह से आपने कहना है कि एमनियोटिक फ्लूइड आपकी बॉडी से निकल ही नहीं रहा। तो आपने कहना है कि आपकी बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी फ्लूइड पैदा होता रहेगा और ये बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कम नहीं हो रहा। क्यों कम नहीं हो रहा? कि बच्चे का जो स्वॉल्विंग प्रोसेस है वो सही नहीं है, तो बच्चा इम्यूनिटी फ्लूइड को स्वॉलो नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, कम नहीं कर पाएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर वो खा रहा है लेकिन यहाँ पे एसोफेजियल अट्रेजिया है, यानी कि एसोफेगस से नीचे जा ही नहीं रहा फ्लूइड, तो क्या होगा? आपने कहना है जब ये फ्लूइड नीचे जा ही नहीं रहा तो फ्लूइड आपकी बॉडी से निकलेगा ही नहीं, बल्कि ये यहाँ पर ही ऐसे इकट्ठा होता जाएगा। नंबर 2, या आपका ड्यूरिनल अट्रेजिया, तो इसके अंदर आप क्या देखोगे कि आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड फ्लूइड बन तो रहा है लेकिन कोई निकलने का रास्ता नहीं है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी फ्लूइड होगा वो ज्यादा हो जाएगा, इसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमिनस। डायबिटीज पेशेंट के अंदर भी हम ये देखते होते हैं। टू मच इम्यूनिटी फ्लूइड देखते हैं, मे बी idiopathic associated with the fetal malformation, esophageal duodenal atresia, anencephaly, both result in inability to swallow the food, maternal diabetes, fetal anemia and multiple gestations। तो ये बच्चों मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हाँ जी जनाब, हम इसके अंदर क्या देखते हैं बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जिसको इम्यूनिटी फ्लूइड में से किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश बच्चों, हाँ जी क्लियर है। अच्छा, सबसे मजे की बात आप लोगों के लिए ये है कि इंशाल्लाह कल आप लोगों की एक तरह की न्यूरो वैसे ही खत्म हो जानी है बच्चों। तो जैसे न्यूरो आज आपकी न्यूरो खत्म हो जानी है, तो कल आपकी होनी ही एक बड़ा गायनी ओप्स है। ठीक है? तो उसके बाद हम जो होगा वो बेसिक के अंदर कोई चीज़ शुरू करेंगे, तो आप लोगों को उसके अंदर ऐड करेंगे और वो सारी चीज़ें आप लोग करोगे। ठीक हो गया बच्चों? और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बेसिक के अंदर आप लोगों का जो है वो एक तरह का मैं शुरू करवा दूँगा इम्यूनोलॉजी। 3-4 दिन के अंदर इम्यूनो खत्म, बल्कि ज़्यादा देर के अंदर ही खत्म होगी। अमीनो साथ चलेगी आपकी बेसिक के अंदर, क्लिनिकल के अंदर ये चीज़ें चलेंगी। ठीक है? तो कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। मेन जो चीज़ है वो हमने यहाँ तक करनी है, यहाँ तक। ठीक है? परेशान नहीं होना। ये इससे नीचे आपकी गायनी, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका गायनी, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, प्रेगनेंसी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपकी ओव्स के अंदर आ गई। उसके बाद आपने कहना है एपिगार स्कोर हम करेंगे बच्चों, मतलब कि आपकी ये मेनोपॉज ये वो, ये सारा आपका गायनी ओव्स का पार्ट है, उसको हम उसके रिलेटेड जाके करेंगे। परेशान नहीं होना आप लोगों ने इंशाल्लाह। जो आपकी सारी की सारी चीज़ें होंगी वो हम एक तरह का कवर करेंगे और आपको खुद फ़ायदा होगा कि आपकी बेसिक भी कवर हो रही है, गायनी ओप्स भी कवर हो रही है और सारा कुछ जो पार्ट्स होगा वो इसके अंदर कवर होगा। ठीक है बच्चों? अगर किसी भी बच्चे का कोई एक सिंगल भी क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ सकते हो, वरना इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ और टेक केयर।